कल ये पढ़े थे ना हम लोग, योगेंद्र यादव वाला। ये पढ़े थे? नहीं नहीं, ये नहीं पढ़े थे, योगेंद्र यादव नहीं पढ़े थे। योगेंद्र यादव पढ़े थे आधा, ये वाला हो गया था दीदी, सेकंड ऑफ सर्च। ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ये सब ये मार्केट इकोनॉमी तक हो गया, ये पूरा कंप्लीट है ना, पन्नब कुमार वर्धन। हाँ। हाँ, लेकिन ये बात तुम देख लेना कि जब योगेंद्र यादव बोलते हैं कि 1989 से लेकर अच्छा कोई आया है, रुझान 1989 से लेकर 1990। आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही तुम लोगों को? हाँ हाँ ठीक है। तो बोले थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम जो है, हम क्या बोले थे, योगेंद्र यादव ने थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम दिया था। इन्होंने बोला कि जब जब थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम आया था ना, तो ये 1980 और 1999 का पीरियड था। यहाँ पे 3M आया था, 3M। ठीक है, एक तो मंडल कमीशन और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए आया था कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए, इसलिए तुम्हारा मंडल कमीशन आया था। दूसरा मंदिर वाला जो बीजेपी का राम जन्मभूमि मूवमेंट था, वो आया था, एक एम। ठीक है ना। एक है मार्केट वाला, इंडिया में एलपीजी आया था। ठीक है, इस पीरियड में है ना, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और मार्केट रिफॉर्म, ये हुआ था। ये योगेंद्र यादव कंप्लीट हो गया। अब लोग पढ़ेंगे पन्नब कुमार वर्धन, ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक कोटेशन दिया है कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, ना कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। देख लो भाई, इंडिया का फेडरलिज्म होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ये बात तो पता है, लेकिन किसने बोला ये बात नहीं पता है। प्रणब कुमार वर्धन ने बोला था कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, नॉट कमिंग टुगेदर। इंडिया में तुमको होल्डिंग फेडरलिज्म मिलता है। ठीक है, ये इंडिया का फेडरलिज्म है और ये यूएस का फेडरलिज्म है। ठीक है, तो ये किसने बोला था? तो प्रणब कुमार वर्धन ने बोला था। प्रणब कुमार वर्धन बोलते हैं कि डोमिनेंट क्लास कॉल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि इंडिया में डोमिनेंट क्लास का कॉल्यूशन है। ठीक है ना। ये एक बुक लिखते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, प्रीवियस क्वेश्चन है ये बुक। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, ये 1984 की बुक है। और इस बुक में ये बोलते हैं कि वो इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिया में 3 क्लास जो है ना वो डोमिनेंट क्लास है। तो पूछा गया कौन कौन सा 3 क्लास? बोला गया कि इंडिया में जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कैपिटलिज्म होते हैं, एक रिच फार्मर होते हैं, और दूसरा जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, यही लोग जो है ना, ये लोग डोमिनेंट क्लास है। ये लोग डोमिनेंट क्लास कॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं। इंडिया में यही का डोमिनेशन चलता है, चाहे कैपिटलिस्ट क्लास का, चाहे रिच फार्मर्स का, चाहे ब्यूरोक्रेसी का। ये बोलते पन्नब कुमार वर्धन। हम लोग 3 ही चीज पढ़े पन्नब कुमार वर्धन के बारे में। ठीक है, एक तो एक सॉरी 3 चीज नहीं, बुक एक तो पढ़े इंडियन फेडरलिज्म इज कमिंग टू फेडरलिज्म, किसने बोला? पन्नब कुमार वर्धन ने बोला। डोमिनेंट क्लास कॉल्यूशन किसने दिया? तो पन्नब कुमार वर्धन ने दिया। 3 तरह की डोमिनेंट क्लास होती है, कैपिटलिस्ट, रिच एंड ब्यूरोक्रेसी। आज यूनिट 8 कंप्लीट हो जाएगी, कल से मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगी। ठीक है, क्रिस्टोफ क्रिस्टोफे जेफर लॉर्ड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी है, बुक भी है। कॉन्सेप्ट का नाम है साइलेंट रिवोल्यूशन, और बुक का नाम है इंडिया का साइलेंट रिवोल्यूशन, द राइज ऑफ द लोअर कास्ट इन नॉर्थन इंडिया। अब देखो, जब हम लोग पढ़े रहे थे तो डोमिनेशन क्लास एक तरह का, मॉरिस जॉन और मॉरिस जॉन हो, या तुम्हारा रजनी कोठारी हो, या तुम्हारा मैनन विनर हो, या रुडोल्फ हो, वो लोग एक ही बात एक सामने बोले कि तुम्हारा इंडिया में एक वक्त में 2 चीज पाया गया है, वीक और स्ट्रॉन्ग, है ना, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनलिटी, ऐसे करके इन्होंने बोला। लेकिन अब हम लोग योगेंद्र यादव से देखेंगे, जैसे योगेंद्र यादव यहाँ पे क्या बोले हैं? योगेंद्र यादव यहाँ पे बोले हैं कि इंडिया की पॉलिटिक्स में चेंज देखने को मिला। पहले तो फर्स्ट इलेक्टोरल सिस्टम हुआ, सेकंड इलेक्टोरल सिस्टम हुआ, थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम हुआ, है इस तरह से। ये पोस्ट कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी जो तुम्हारा ये
क्रिस्टोफर जेफरोलेट जो है ना, ये भी पोस्ट कांग्रेस के बारे में ही बात करें कि अब इंडिया में क्या हो रहा है, साइलेंट रिवोल्यूशन हो रहा है, बहुत ही साइलेंटली रिवोल्यूशन हो रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा कि रिवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन रिवोल्यूशन हो रहा है। कैसे रिवोल्यूशन हो रहा है? अब जो है ना, नॉर्थ इंडिया में आप देखो जो लोअर कास्ट ना वो राइज हो रहे हैं, और ये रिवोल्यूशन पता नहीं चल रहा लोगों को। इसी पे इन्होंने बुक भी लिखा और साइलेंट रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी दिया। क्रिस्टोफर जेफरोड बोल रहे हैं कि आप देखिए इंडिया में साइलेंट रिवोल्यूशन हो रहा है। किस तरफ? नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ इंडिया में। और लोअर कास्ट जो है ना वो राइज हो रहे हैं। जो लोअर कास्ट नॉर्थ इंडिया में राइज हो रहे हैं ना, वही तो है आपका साइलेंट रिवोल्यूशन। तो ये बोल रहे हैं कि जो राइज ऑफ द लोअर कास्ट है नॉर्थ इंडिया में, ट्रांसफॉर्मेटिव सोशो पॉलिटिकल चेंज है। उत्तर प्रदेश, यूपी में मायावती वाला पार्टी क्या था, वो तुम्हारा बैकवर्ड पार्टी था ना, मतलब लोअर कास्ट को बिलोंग करने वाली पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो वो सब पार्टी आ रही थी उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर बोल रहे हैं कि नॉर्थ जैसे यूपी में आप देख लो, बिहार में देख लो, इन सब जगहों पे आप देखो लोअर कास्ट का राइज हो रहा है, ठीक है। पावर जो है ना ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम अपर कास्ट इलीट। जो अपर कास्ट इलीट के पास पावर था, अब वो पावर ट्रांसफर होकर लोअर मिडिल कास्ट के पास जा रहा है। किसके थ्रू? इलेक्टोरल रूट्स के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू। बहुजन समाज पार्टी आई थी, याद है? तो यहाँ पे वही को रेफर करके बोला जा रहा है कि अब पावर जो है ना, नीचे वाले कास्ट जो है ना, लोअर कास्ट, उनके पास पावर ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो पावर ट्रांसफर हो रहा है ना इंडिया में, इसी को तो साइलेंट रिवोल्यूशन बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्रिस्टोफर्स क्या बोल रहे हैं, जेफरलोट, कि इंडिया में साइलेंट रिवोल्यूशन हुआ है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। तो साइलेंट रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो लोअर कास्ट है वो राइज हो रहा है। मतलब जो अपर कास्ट इलीट थे ना, पहले पॉलिटिक्स में तुमको सिर्फ इलीट ग्रुप देखने मिल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर भी इलीट है ना, बड़े बड़े ग्रुप के लोग ही बस उनको ही पावर दिया गया था। लेकिन अब क्या हो रहा कि इलेक्टोरल रूल्स के थ्रू मिडिल लोअर क्लास जो लोग हैं उनको पावर मिला, लोअर कास्ट भी बोल सकते हो, जो भी बोलो। अब पावर ट्रांसफर होके लोअर कास्ट के पास भी जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? पन्नब कुमार बर्धन और तुम्हारा क्रिस्टोफर जाफर, छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला, उसके बाद में जाती हूँ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोलो आरती। 2 नंबर। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी, ट्रांसफर द कास्ट फ्रॉम द सोशल स्ट्रक्चर इंडियन पॉलिटिकल रिसोर्स क्या है भाई? प्रोटाइजेशन ऑफ कास्ट। किसने दी? रजनी कोठारी, बस। अच्छा ये वाला तो मैं नहीं कराई ना, ये आज ये मैं पढ़ाई नहीं हूँ, मैं पढ़ाऊंगी तब इसका आंसर लेंगे। हाँ, संस्क्राइजेशन वाला आंसर बता, संस्क्राइजेशन को किसने क्वाइन किया था? ऑप्शन ए। बोलो, सबको बोलो जल्दी से, सारे लोग बोलो। ये लक्ष्मी और आरती क्यों नहीं बोल रही संस्क्राइजेशन को क्वाइन किसने किया था? मेरे ख्याल से ना सर गेस्ट आ गए, अच्छा इसलिए ना हम बैक ऑन दे। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारे तरफ से नहीं बोली, लेकिन लक्ष्मी तुम बोलो, कल तो पढ़ाई थी ना। इसका आंसर एमएन श्रीनिवास होगा, सोशल। हाँ बिल्कुल, एमएन श्रीनिवास, ठीक है। आरती तुम मत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो खाली क्लास सुन लो, लेकिन लक्ष्मी है बोलोगी तुम, ठीक है। और सुषमा तो बोल ही रही है। किसने कहा, किसने डिस्क्राइब किया कि इंडियन सोसाइटी जो है वो एक पॉलिटिकल सोसाइटी है? ऑप्शन ए, रजनी कोठारी। बहुत आंख मूंद के देने वाला आंसर है। किसने बोला कि इंडिया में डोमिनेंट कास्ट के बारे में किसने इंट्रोड्यूस किया था? डोमिनेंट कास्ट। ऑप्शन सी, एमएन श्रीनिवास। हाँ, किसको डोमिनेंट कास्ट बोला था? ब्राह्मण कास्ट को, है ना। अच्छा ये सब तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ ना, अब तो। अच्छा ये वाला देखो, ये तो मैं सॉरी सॉरी ये तो मैं करवाई थी कल। कौन कौन इंडियन कौन थिंकर है जो कि एथनिक्स और नेटिव्स मूवमेंट में डिफरेंट करता है कि इंडिया में दो तरह। हाँ, मैरन विनर कल मैं ये करवाई थी, मैं ही भूल गई। सारा ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, मैच करो कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल सही बोली। बाकी हम लोग पढ़ेंगे यूपी इंदिरा यादव, थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम,
और पॉल ब्लास्ट का हम नहीं पढ़ाए, लेकिन देख लो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला। पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी इन्होंने नहीं दिया, मैं ऊपर तुम लोगों को पढ़ाई हूँ पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी। जो दिखा दूंगी तो याद रहेगा ना, इसलिए कहाँ ये देख लो भाई, योगेंद्र यादव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा योगेंद्र हाँ यादव ये अकेला नहीं दिए, और भी एक दो लोग इनके साथ मिलकर दिए थे, ठीक है, बट ज्यादा आंसर योगेंद्र यादव पे आता है। यूनिट 8 में जैसे हम लोग इन्वायरमेंट मूवमेंट भी पढ़ते हैं, है ना। बोल रहा है कि साइलेंट रिवोल्यूशन, साइलेंट वैली मूवमेंट कब हुआ, ठीक है। साइलेंट वैली मूवमेंट या साइलेंट, हाँ साइलेंट मूवमेंट बोलो, साइलेंट वैली मूवमेंट बोलो, जो भी बोलो। बोला 1973 में हुआ। अभी मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगी, थोड़ा सा रुक जाओ। 1973 में हुआ ये वाला मूवमेंट, ठीक है। सुषमा नहीं है, सुषमा लिफ्ट हो गई है। कहाँ पे हुआ था, केरला में हुआ था। किसने करवाया था ये मूवमेंट, लोकल पीपल और केरला शास्त्र साहित्य परिषद। पर्पस क्या था, पर्पस था टू सेव द साइलेंट वैली, इट रिच बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम। देखो मैं बता रही हूँ, तुम्हारा जो साइलेंट वैली है ना, ये बायोडाइवर्सिटी से भरा पड़ा है, ठीक है। और यहीं पे बोला जा रहा था कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनाया जाएगा, प्रोजेक्ट। तो इन्होंने बोला तुम्हारा ये केरला का एक यहाँ पे 1978 लिखा हुआ सब, चवारसी, यहाँ पे 1978 लिखा हुआ है ईयर में साइलेंट वैली का। है गलत है क्या, 73 ना होगा, साइलेंट वैली का पता थोड़ी नहीं चिपकू वहाँ पे चिपकू मोमेंट, आरसी चिपकू मोमेंट ना, चिपकू मोमेंट का डेट 73 होता है। तो लग रहा है मेरे में ओ अच्छा अच्छा ठीक है। चिपकू मोमेंट 73 ना आरसी, चिपकू मोमेंट। अच्छा तुम देखना ये पहले वाला ही पीडीएफ है, मतलब जो मैं तुमको पहले दी थी ना वही वाला ही है। तुम एक बार देख लेना, देख कर मुझे भी बता देना और क्या। देखो इसका तो मतलब क्लियर डेट भी नहीं दिया हुआ है कहीं पे, तुमको 1984 भी मिलेगा इसका, ठीक है। और एग्जाम में डेट पूछता भी नहीं है, और कोई बुक में तुम देखोगी तो 1978 दिया हुआ है, लेकिन मैं तुमको याद है कि मैं साल ये चिपकू मोमेंट का 1973 है डेट याद करवाई हूँ। हाँ हाँ याद आ गया चिपकू, उसके हाँ बाद आपको जस्ट हाँ वही उसके तो, 10 साल के हाँ बाद वाला बिल्कुल मैं ऐसे तुमको याद ऐसे, किया था, हाँ ठीक वैसे याद कराई भी थी, है। हाँ ऐसे बिल्कुल हाथ से हाँ। निकल गया था मेरा। हाँ तो कोई बात नहीं है, हो जाता है, क्लियर कर लेना से माइंड में रहेगा ना कि क्लियर हो गया। हाँ तो मैं क्या बोल रही हूँ समझो, कि तुम अगर इसका एक्चुअल डेट देखोगे तो तुमको 1984 मिलेगा, तुमको एग्जैक्ट इसका ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मोमेंट स्टार्ट हुआ फिर उसके बाद ये होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे करके चलता है। तो तुमको यहाँ पे क्या मेन चीज याद करना वो मैं याद करवा देती हूँ, चलो आ जाओ। देखो तुमको पहले जो याद करना वो याद करना है कि कहाँ पे हुआ, ये क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। जैसे तुम और भी अगर कोई एग्जाम में देखोगी कि कब हुआ, कहाँ हुआ। अच्छा एक मिनट में जो अंजलि को ऐड कर लेती हूँ, वो सुषमा है। हाँ कब हुआ, कहाँ हुआ, तो केरला में हुआ, साइलेंट वैली। क्यों हुआ था, क्योंकि ऐसा बोला गया था साइलेंट वैली। अब डॉट क्लियर हो गया ना, ठीक है कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ जब हाँ हाँ बिल्कुल 73 है तुम्हारा इसमें, ठीक है। 73 तुम देखोगी तो मिल जाएगा चिपको मोमेंट का, ठीक है। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता। सेव साइलेंट वैली करके तुम देखोगी तो इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलेगा तुम्हारा, समझी। मतलब जैसे जैसे जो ऐड होते गया ना, तो ऐसे वैसे उसका जैसे कभी तुम देखोगी तो इसका कहीं पे तुमको 90-70 भी दे देता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग तो ये स्टार्ट से हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर कर करके। ये बात तुम कोई गलत नहीं बोली हो कि 1973 भी होगा। जैसे कि ये मोमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा 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 इन्वॉल्व होते होते तो इस तरह से ये बढ़ते गया, ठीक है, साइलेंट वैली को। ये बात हो जा कि 1970s में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये साइलेंट वैली मूवमेंट को किसके अगेंस्ट करना है भाई, कि हमको इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है ना। क्योंकि बोला गया था तुम्हारा कि सरदार सरोवर डैम जो है उसका ऊपर तुम्हारा नहीं सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डैम बनाया जाएगा साइलेंट वैली के ऊपर, ठीक है। तो ये 1970s में इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद 1973 में तुम्हारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, करते 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 तुम्हारा 1978 आ गया, ठीक है। तो डेट पे मत फोकस करो, क्योंकि एक जगह डेट नहीं दिया हुआ, पूरा ऐसे ही करके दिया हुआ है। तुम पढ़ना ना कोई बुक में, देखना इसका लिखा हुआ है कि मूवमेंट बढ़ा के ऐसे ऐसे करते करते फिर लास्ट में देगा तुमको 1984। तो कोई इसका एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ, ये बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग तो तुम 1970 से हुआ था ये वाला, अगर तुम स्टार्टिंग तुम देखोगी इंट्रोड्यूस बिल्कुल 1971 से दिया, सॉरी 1970 से दिया हुआ है।
ठीक है। लेकिन जब तुम बुक में पूरा पढ़ोगी ना तब तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका क्या हिस्ट्री रहा है। ठीक है, हिस्ट्री से जैसे क्या था ऐसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1973 में ये तुम कंफ्यूज नहीं हुई हो, आई थिंक ये होगा भी, मे भी लिखा हुआ, ये कोई गलत नहीं है। फिर 1973 से फिर बढ़ा, फिर पढ़ते पढ़ते तो इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं, इससे सिर्फ क्वेश्चन पता है क्या आता है, इससे क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि ये कहाँ पे हुआ था, केरला में हुआ था। ठीक है, केरला में। अच्छे, इसको 1973 क्यों बोला था मैं ये भी बता दे रही हूँ, मैं बुक में पढ़ी हूँ। 1970s में तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, साइलेंट सैप वैली मूवमेंट। 1973 में ये जो KSPP है ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कि हम लोगों को बचाना है, किसको बचाना है भाई, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये साइलेंट वैली को बचाना है। ठीक है, KSP ने इंटर किया, इंट्रोड्यूस हुआ 1970 में, 73 में KSP ने इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसी कहानी है पूरा स्टोरी कि फिर 1977 में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे करते 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 तुम्हारा स्टोरी है पूरा। ठीक है, और 1978 में तुम्हारा रिपोर्ट सबमिट हुआ, ऐसे करके पूरा देगा। 1978 में आगे बढ़ा और 1978 में तुम्हारा 1979 में सॉरी रिपोर्ट सबमिट हुआ। तो पूरा इसका डेट याद ना ही करो तो ठीक है। ठीक है, इसका तुमको सिर्फ क्या याद करना मैं बता दे रही हूँ, सिर्फ याद करना है कि किसने हेल्प किया था इस मूवमेंट के लिए। तो एक तो है तुम्हारा केरला KSPP, केरला शास्त्र साहित्य परिषद, लोकल लोगों ने मिलकर, और दूसरा ये कहाँ पे हुआ था, केरला में हुआ था। डेट याद करने का नहीं, डेट क्योंकि डेट इसका बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। स्टार्ट हुआ 1920 में, फिर थोड़ा ये जब आके तुम्हारा क्या नाम है, ये जब तुम्हारा NGO बोलो एक तरीका से, ये लोग आके जब ऐड हो जाते हैं तो 1923 का पीरियड था। फिर भी लड़ाई होते रहता है, इंदिरा गांधी थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह से लड़ाई होते 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 बढ़ते जाता है, समझी। तो इस तरह से मैं बोल रही कि इसका डेट याद ना करो तो बहुत बेटर है। तो ये तो समझ में आ गया, खाली याद करो कि कहाँ पे हुआ था 1926। भाई कहाँ कौन इसका हेल्प किया था, तो KSP ने हेल्प किया था, लोकल लोगों ने। क्या करना था, पर्पस क्या था, साइलेंट वैली को सेव करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है और प्रोजेक्ट है, ये सब इन सबको बचाने के लिए। ठीक है, जिसका डेट याद करना होगा मैं उसको बता दूँ, जैसे कहाँ गया, हाँ चिपको मोमेंट कहाँ गया, चिपको को याद करो। चिपको मोमेंट जो है ये 90 से, हाँ इसका डेट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ठीक है, इसका डेट इंपॉर्टेंट है। चिपको मोमेंट का डेट क्या है, इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को याद करना। कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था, याद करो इसका डेट चिपको मूवमेंट का। मेरे ख्याल से सबको ही याद होगा, ये पेपर 1 में भी होता है चिपको मूवमेंट। ठीक है, कहाँ पे हुआ था हाँ भाई, तो उत्तराखंड में। और चंदी प्रसाद भाट, सुंदरलाल बहु बना, और भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उठा के लाई हूँ तुम लोगों का, क्योंकि ये देखो इम्पोर्टेंट तो है, सारा ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बट ये रेयर आती है एग्जाम में क्वेश्चन चिपको मूवमेंट से। हालांकि ये पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर 1 के लिए, सॉरी ये पेपर 1 के लिए भी। यहाँ पे कहानी क्या हुआ था, इसको भी तुम देखोगी तो 1970 से स्टोरी स्टार्ट हुआ है, लेकिन मेन इसका डेट है 1973। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ था कि अ, तुम्हारा यहाँ पे ना गवर्नमेंट आती है कि हम लोग ट्री को ना क्या करेंगे, कट कर देंगे, कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो औरत लोग बहुत सारी लेडी क्या करती है, जाके ट्री को क्या कर लेती है, हगिंग कर लेती है ना ट्री को। ठीक है, तो इसी को बोला, मतलब चिपक जाती है, जाके गले लगा लेती है कि अगर काटना है तो आप हमको काटिए, इस तरह से बोलने लगती है कि अगर काटना है तो आप हमको काटिए। ठीक है, तो इस वजह से ये चिपको मूवमेंट बनाया था। इसके लीडर है चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, और भी बहुत सारे लोग हैं भाई। दो को याद करो, चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। और ये क्या था भाई, क्योंकि प्रोटेक्ट करना है हिमालय फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन से, बर्बाद होने से, बर्बाद होने से हम लोगों को बचाना था। ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट 1973 है, 1920 से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 90 डेट अगर तुम देखोगी तो 1923 मूवमेंट का भी स्टार्ट हुआ था 1923 में। अभी मैं पूछूंगी इसका इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आप क्यों बताओ, आप क्यों, आप क्यों मूवमेंट का बताओ, और से क्या हुआ था आप क्यों मूवमेंट में। यहाँ मेल लोग जो है ना वो हाँ ट्री को हक कर लिए थे, चिपक गए बिल्कुल, हाँ हाँ, यहाँ पे। और ये कब हुआ था, देख लो मैं ऐसे ही याद कराई हूँ कि 10 साल का गैपिंग होगा, देख लो
जैसे ये 1973 में हुआ तो ठीक 10 साल के बाद 1983 में आपके मूवमेंट होगा। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, इसके जो लीडर थे वो इम्पोर्टेंट है। पांडुरंगा, देखो पांडुरंगा हेगड़े ये लीडर है, ठीक है। कर्नाटका का एक सिटी था, कौन किसका कॉल आया है? ओ ठीक है, समझना कि ये क्या है तुम्हारा, इस कर्नाटका का एक ये है स्टेट जिसका नाम था उत्तराखंडा। उत्तराखंडा, ये उत्तराखंड है, उसका नाम था उत्तराखंडा। डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का उत्तराखंडा। मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ, मेरे माइंड से निकल गया था। उत्तराखंडा, ठीक है। उत्तराखंडा खंडा है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि जब वो लोग आते हैं कि हम लोग विलेज में बहुत दरख्त को काटने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेल होते हैं ना, मेल, वो लोग जाके ट्री को क्या कर लेते हैं, इस तरह से हक कर लेते हैं, ठीक है। ट्री को हक कर लेते हैं कि हम लोग ट्री को काटने नहीं देंगे। और ये कब हुआ था, तो ये 1973 में हुआ, सॉरी 1983 में हुआ था, ठीक चिपको के बाद। ये जो ना इंस्पायरेशन लिया था चिपको से ही, ठीक है। ये इंस्पायरेशन किससे था, चिपको से ही था, ठीक है ना। कौन सा दरख्त था, दरख्त दरख्त ऐसे नहीं पूछे फिर भी देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, विलेजर्स ऑफ वेस्टर्न घाट विमेन एंड यूथ फ्रॉम द सैकलानी एंड सराउंडिंग विलेज, पूरा गांव के चारों तरफ वो वाला ट्री था, वो लोग काटने के लिए आए थे। तो उनको ही रोकने के लिए, कटिंग ट्री को रोकने के लिए लोगों ने क्या किया था, खास करके मेल के दरख्त को जाके गले लगा लिए थे, ठीक है। मैं एक बार तुम लोगों को यहाँ पे रिवीजन कराऊंगी। बताओ तो चिपको मूवमेंट का डेट बताओ मुझे। 1973, ओके। चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था मुझे बताओ। उत्तराखंड, ओके। लीडर बता दो कौन कौन थे। हाँ, चंडी प्रसाद भट्ट, बिल्कुल। अब मुझे बताओ आप क्यों मूवमेंट के बारे में। आप 1983 हुआ कहाँ था बताओ। कर्नाटका के, सुनो कर्नाटका, पहले स्टेट याद करो। कर्नाटका है ना, कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम था उत्तराखंड, ठीक है। अच्छे, लीडर का नाम बता दो, लीडर का नाम। हाँ, पांडुरंगा हेगड़े, ठीक है। इंस्पायरेशन इन्होंने किससे लिया था, बिल्कुल चिपको मूवमेंट से इन्होंने क्या किया था, एस्पिरेशन लिया था, ठीक है। चलो आ जाओ तीसरा वाला। यूपीपीएससी एग्जाम है ना, होने पता नहीं हो गई कि नहीं। तो मेरी फ्रेंड हम बताए थे ना कि कॉल की थी, तो मुझे कॉल की तो बोली मुझे यूपीपीएससी का प्रिपरेशन करा दे, मतलब रिवीजन वगैरह तो वो होता है ना, वो करा दे, तुम तो क्लास कराती है। तो हम ठीक है करा देते हैं। तो बोल रही पता है 7 बजे से कराने, हमें नहीं 7 बजे से तो नहीं करा पाएंगे। 7 बजे से मेरे स्टूडेंट लोग का टाइम फिक्स है और उस टाइम हम चेंज नहीं कर सकते, इवन उन लोग भी राजी नहीं होगी। तो वो, हाँ तो बोलिए हमको तो हफ्ता में 3 ही दिन करा दे, तो हम हफ्ता में 2 दिन भी नहीं करा सकेंगे, 3 दिन तो दूर की बात। चलो, नर्मदा बचाओ आंदोलन, हालांकि वो हम उसको बोले, तो वो जैसे स्कूल वगैरह में पढ़ाती है, तो वो बोली हम भी तो पढ़ाते हैं ना, तो हम बोला कि तो शाम में दोपहर में आ जा, अभी तो हम सीजीएल क्लास बंद किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा आर्टिकल वगैरह लिखना था, तो हम बंद कर दिए कि मेरा पढ़ाई लॉस हो रहा। तो हम उन लोगों को मना कर दिया, उसी में 1-2 को पेपर 1 का भी बच्चा था, तो मैं मना कर दी कि अभी थोड़े दिन तुम लोग रुक जाओ, क्योंकि लोग अभी एग्जाम पेपर 1 वाला बच्चा लोग अभी एग्जाम देने वाला नहीं था। तो हम बोले कि तुम लोग अभी रुक जाओ, मैं जब एग्जाम देना है जून में, तो जून में मैं प्रिपरेशन करा दूंगी इस एग्जाम के बाद।
और सीजीएल का भी था, तो सीजीएल वाले लोगों को भी मैं बोली कि थोड़े दिन बाद रुक जाओ, मैं कराती हूँ क्लास। तो मैं दोपहर में खा क्लियर है? हैं वो मेरी फ्रेंड, हाँ आपकी फ्रेंड का नेट क्लियर है? हाँ हाँ, यही क्या नाम है ये वाला, क्या कैटेगरी में हुआ, कैटेगरी में क्लियर हुआ, मतलब कॉलेज फ्रेंड नहीं है वो, या कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है, ऐसी मतलब मतलब हम लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन करते थे ना, तो ऐसे करके दोस्ती हुआ था हम लोग का, ठीक है। तो मेरा निकला और उसका कैटेगरी में निकला था, मेरे बाद निकला उसका। तो उसको तो निकल तो गया, लेकिन वो अब जैसे एग्जाम देने गए थे एमपीपीएससी, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो हम उसको बताएं कि मेरा तो बहुत अच्छा मतलब ऐसा ऐसा था, तो मेरे को बोली कि तेरे को यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करा दे। तो हम उसको बोल रहे हैं कि तुम दूसरा टाइम आ जाओ, तो दूसरा टाइम नहीं आएंगे, तो हमला तो हम इस टाइम तो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम मेरे स्टूडेंट लोग हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और दो क्लास, सुनो, मैं एक बच्चों का क्लास 2 घंटा कराऊं, बोली 2 घंटा क्लास देना पड़ेगा। बोली नहीं, इससे नहीं होगा। मैं बोली ना कि मैं सीजीएल को क्लास करा रही थी, तो उन लोग मतलब अभी बहुत जिद कर रहे थे कि है ना प्लीज करा। तो इवन ना उन लोग इतना मतलब इतना मतलब जो सीजीएल वाला बच्चा लोग है, पेपर वाला लोग तो मान गया, सीजीएल वाले बच्चे लोग बोला बच्चा क्या बड़ा है, मुझसे भी बड़ा एक लड़का है, ठीक है। तो वो लोग बोला कि आप रात में 11 बजे भी क्लास कराइएगा ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। इवन हम लोग कराए भी 11 बजे रात में क्लास, ठीक है। एक बार 11:30 बजे से कराए थे, एक बार 11 बजे से कराए थे, लेकिन उससे क्या हो रहा था कि मेरा प्रॉब्लम हो जा रहा था। तो हम उन लोगों को बोले कि नहीं हो पा रहा मेरा, फिर नोट्स वगैरह नहीं बना, मेरा नींद वगैरह खराब हो जा रहा, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा। तो वो लोग फिर मान गया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप आर्टिकल वगैरह अपना थोड़ा काम वाम सेटिंग कर लीजिए, थोड़ा घर में भी काम वाम है, तो थोड़ा सा इस वजह से मना किया, तो मान गया। और इसका तो अलग ही डिमांड है। हमारी तो कुछ अलग ही डिमांड कर रही, हालांकि उसको पता है कि हम 7 बजे से क्लास कराते हैं, फिर भी। तो हम बोले अगर दूसरा टाइम नहीं कराती तो आओ फिर। वैसे उसका कहना है ना कि जैसे वो कुछ पढ़ के आ रही, तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ और थोड़ा समझा दूँ इस तरह से। तो वो भरी है यूपीपीएससी, मैं तो नहीं भरी ना यूपीपीएससी। अगर मैं भरती तो मैं उसको पढ़ाती तो मेरा भी फायदा होता, लेकिन मैं तो भरी ही नहीं, तो मुझे मुझे तो एक्स्ट्रा से पढ़ाना पड़ेगा ना, और नोट्स भी बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा से। तो नर्मदा बचाओ करते हैं, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो ये 1985 की है, और ये कौन सी जगह में है, तो अच्छा कौन सी जगह में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुई थी, तो देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना, कौन इस ऐसे लीडर देख लो, मेधा पाटेकर जो थी इसकी मेन लीडर थी, ठीक है ना। क्या हुआ था कि बोला गया था सरदार सरोवर डैम। मैं तुम लोगों को ये शॉर्ट इसलिए लाई हूँ कि मैं पेपर 1 में भी शायद ये वाला पढ़ाई हूँ तुम लोगों को मेरे ख्याल से। सरदार सरोवर डैम बोला गया था कि बनाया जाएगा, सरदार ने लिखी, सरोवर लिख दी। सरदार सरोवर डैम जो है ना बनाया जाएगा, ठीक है, किसके ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। और ये जो रिवर है ना, ये तुम्हारा गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र से होकर जाती है, ठीक है ना। तो अब डैम बनता है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, नदी के रिवर के आसपास जो लोग होते हैं उन लोगों का भी बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और 1985 में मेन जो लीडर थी वो मेधा पाटेकर थी, और भी दूसरे एक्टिविटीज थे। कौन कौन स्टेट से हो गए, देखो कौन कौन स्टेट से होके ये रिवर जा रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, वैसे तो मेन मतलब मध्य प्रदेश बोला जाता है, लेकिन ये गुजरती है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होकर। अगर तुझसे पूछे कहाँ पे हुआ था, तो एमपी कर देना, जो भी आए तो आंसर एक ही हो जाएगा, मेन एमपी होगा, ठीक है। समझ में आ गया। बोला गया था कि यहाँ पे नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बनाया जाएगा, डैम को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो डैम जब बनता, तो आसपास के जो लोग रहते हैं ना, उनको अपना घर खोना पड़ना, वो लोग को लॉस हो जाता, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब उनका रहने वाला जगह जो है ना वो खत्म हो जाता, ठीक है, आसपास के इलाके वाले लोग, ठीक है। तो इसलिए ये तुम्हारा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और ये नदी तो जो ये नदी तो कहाँ से निकलती है, हमें बताया ना कि एमपी से, महाराष्ट्र से और गुजरात से होकर ये नदी निकलती है, ठीक है। तो इस वजह से मेजर पार्टिकल और दूसरे एक्टिविटीज जो है ये मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका डेट याद करना, ठीक है। हालांकि बनाया ही गया है, और इस पे वर्ल्ड अच्छा पूरा नहीं पढ़ा रही ना, तो इतने दूर तक याद करना हुआ जो लिखा हुआ है। अच्छा एग्जाम में आएगा कब आया, तो 1985, ठीक है। ये कौन सा रिवर के ऊपर नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों आया था, नर्मदा रिवर के ऊपर बोला गया था डैम बनाया जाएगा। इस वजह से अजय जो रिवर है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होकर जाती थी। तो मेधा पाटेकर जो थी इसकी मेन लीडर थी, और बचाने के लिए ये आया था, ठीक है। एक बार मैं तुम लोगों को यहाँ पे फ्लो चार्ट बना देती हूँ।
चलो देखो, नर्मदा नर्मदा क्योंकि वो अच्छे से नहीं बना, नर्मदा बचाओ, ठीक है, बचाओ आंदोलन कब हुई थी? एयर क्या था इसका? अगर तुमसे पूछे एयर क्या था, हाँ, 1985। एयर है 1985, ओके, ठीक है। बोला गया कि ये एक प्रोजेक्ट आया कि क्या कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, डैम को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा किसके ऊपर? ऑन द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के ऊपर जो है डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कौन सा डैम? डैम का नाम क्या था? सर्वोदय डैम। हाँ, हाँ, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर सरोवर डैम। डैम, ठीक है। ये जो मूवमेंट है, ये जो स्टार्ट किया गया था, इसकी लीडर कौन थी? बोलो। मेधा पाटकर, हाँ बिल्कुल, मेधा पाटकर जो है, सॉरी यहाँ पे के होगा, मेधा पाटकर जो थी इसके लीडर थे, और भी बहुत सारे लोग थे, बाबा आमते, देखो मैं ये वाला मैं छोड़ दूंगी पीडीएफ, ये वाला मैं, ये लोग थे, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज जो थे वो लोग शामिल थे। क्यों? क्योंकि अगर डैम बनता है तो जो डैम के आसपास जो लोग होते हैं उनको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है ना, उन लोगों का अपना रहने वाला इलाका को खोना पड़ेगा। जो लोकल पीपल थे ना, उनको अपना लाइवलीहुड जहाँ पे वो रह रहे थे वो उनको खोना पड़ता, क्योंकि डैम के बगल में नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिवर, क्या बोल रही हो? बोलो। हाँ बन गया, लेकिन हाँ 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 बिल्कुल, सही बोल रही हो। तो ये जो रिवर है ना, ये रिवर कहाँ, ये नर्मदा बचाओ रिवर, नर्मदा रिवर, ये 3 स्टेट से होकर जाती है। बताओ तो कौन कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, ये बाबा आमते और मेधा पाटकर याद रखना, ये तुम लोगों को क्लियर समझ में आ रहा? ये सॉरी, मेधा मेधा पाटकर और बाबा आमते, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट ठीक है कि कुछ भी मतलब ये है? बताओ पहले, कुछ अगर लगेगा तो ठीक है ना, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो ठीक है, चलो भाई ऊपर जा। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका है? दादा भाई नरोजी, ठीक है। दादा भाई नरोजी जो है वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसने लिखा है, ठीक है। तो हम लोगों को अगर पता रहेगा तो हम लोग उसका आंसर बिल्कुल इजीली दे लेंगे, है ना। तो हम लोगों को पता है कि किसने भाई, दादा भाई नरोजी, है ना, मैं ठीक बोली? दादा भाई नरोजी, ठीक है। बुक लिखे थे, बुक पब्लिश कब हुआ था? 1901 में, 1901 में बुक का पब्लिश डेट देख लो। क्या बोला गया, और इस बुक में ही इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते जिसका नाम था ड्रेन थ्योरी, ठीक है। ड्रेन थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ड्रेन थ्योरी किसका है। ड्रेन थ्योरी भी इसको बोला जाता है, और थ्योरी ऑफ, इसको एक और नाम से बोला जाता है, मैं बोल देती हूँ, एक मिनट, कौन आया है? अंजलि। समझना कि ये तुम्हारा ना पीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब ऐसे नॉर्मल एग्जाम में, कि ड्रेन थ्योरी पूछे या फिर इसका एक और नाम है, रुकना, ड्रेन वेल्थ पूछे,
ठीक है, कि किसने दिया इंडियन। वेल्थ ऑफ नेशन। नहीं नहीं, वेल्थ ऑफ नेशन नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन तो तुम्हारा आडम स्मिथ, कैसे तुम बोल रही हो सुषमा? एडम स्मिथ। वही ओ तो। हाँ कंफ्यूजन हो गई। अच्छा, मतलब समझो, ड्रेन का मतलब क्या होता है? ड्रेन का मतलब मुझे कोई बताओ क्या होता है? ड्रेन मतलब बह जाना, जो नाली में जैसे पानी हाँ, बह ड्रेन करना, ड्रेन। गंदी चीज को मतलब, तुम होता है ड्रेन करना, जैसे होता है ना फेंक देना किसी चीज को, ठीक है, ड्रेन करना। तो क्या बोल रहा है? जैसे वॉशिंग मशीन में ड्रेन करते हाँ थे बिल्कुल, पानी। वॉशिंग मशीन में लोग पानी ड्रेन करते हैं, बिल्कुल सही बोली। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं ना दादा भाई नौरोजी, देखो दादा भाई नौरोजी बुक लिखते हैं पॉवर्टी एंड अनएबिलिटीज रूल इन इंडिया, और इस बुक में द ड्रेन ऑफ वेल्थ या ड्रेन थ्योरी इंट्रोड्यूस करते हैं, और बोलते हैं क्या, इंडिया में जो इंडिया का जो इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमी यानी जो पैसा है, ब्रिटिश इसको ड्रेन कर रहे हैं इंडिया से। समझ में आ गया? ब्रिटिश क्या कर रहे हैं? ड्रेन कर रहे हैं। मतलब ब्रिटिश जो है ना इंडिया के पैसा ढो रहे हैं दूसरे का, अपने कंट्री। ये बात सच भी है, ब्रिटिश ने इंडिया का पूरा सब सब सारा चीज को ढो दिया, पैसा इंडिया को पूरा खाली कर दिया। तो इंडिया कितना अमीर था पहले, है ना? तो ये सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने का चिड़िया था भी, तो यूके ले गया। सुनते हैं, हाँ सोना का चिड़िया बोला जाता था, बिल्कुल सही बोली, को सोना का चिड़िया बोला जाता था। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ब्रिटिश है ना इंडिया का इकोनॉमी को ड्रेन कर दिया, ड्रेन खाली कर रहा है ना, इंडिया की इकोनॉमी को खाली कर रहा। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को एक चीज और बोला जाता है जो कि तुम लोग याद कर लो यहाँ पर ही, ग्रांड ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ। ओल्ड। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ऑल्सो नॉन एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ड्रेन थ्योरी दिया, बुक लिखा इन्होंने, बुक का नाम क्या था भाई? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। थ्योरी क्या दिया? ड्रेन थ्योरी या ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब इंडिया के दौलत को क्या किया गया? ड्रेन किया गया, या इकोनॉमी को ड्रेन किया गया, ठीक है। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। ये पीडीएफ कंप्लीट हुआ, मैं दूसरा पीडीएफ स्टार्ट कर रही हूँ। उन्हें अभी बाकी एक कमेटी आती है जिसका नाम है बुरिया कमेटी, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, बुरिया कमेटी। बुरिया कमेटी ऐसे बोला था कि 2 बार आई है, लेकिन हम लोगों का जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट पढ़ना वो पढ़ना है कि 1994 में आई और 1995 में अपना रिपोर्ट को जो है सबमिट की। अब देखो यहाँ पर भी तुमको डेट कंफ्यूजिंग मिलेगा, ठीक है। बुरिया कमेटी के बारे में तुम पढ़ने जाओगे ना, लेकिन बुक में तुमको डिफिनेशन सही मिलेगा। तो कहीं पे तुमको देगा कि 2002 में इसको अपॉइंट किया गया, 2004 में जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, फिर तुमको मिलेगा कि 1991 में आई थी। तो 1991 में आई थी, सही थी, लेकिन उसके लिए नहीं आई थी, मेन पर्पज इसका अलग है। बुरिया कमेटी जो आई थी वो 1994 में और 1985 में अपना रिपोर्ट सबमिट की थी। क्यों आई थी समझो। बुरिया कमेटी जो है ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में। इस अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आया था, है ना। पूरे इंडिया में पीआरएस आया था, पीआरआईएस, है ना, पीआरआईएस आया था पूरे इंडिया में, ठीक है। गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अब हम लोगों को जो ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है ना, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, हम लोग एक्सटेंड करेंगे। शेड्यूल एरिया को हम लोग, इनके लिए कुछ अलग सा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन होगा, जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन होगी, जो लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन वाले इलाके होंगे ना, उनको हम लोग बोलेंगे कि शेड्यूल एरिया, ठीक है ना। तो बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उस वक्त वीपी नरसिम्हा राय थे, देख लो भाई, वीपी नरसिम्हा राय का पीरियड था। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वीपी नरसिम्हा राय थे, ठीक है। इन्होंने इन्होंने क्या किया, एक कमेटी को अपॉइंट किया 1994 में, जून 1994 में। इसके चेयरमैन थे श्री दिलीप सिंह बोरिया, और श्री दिलीप सिंह बोरिया को बोलते हैं कि आप रिकमेंडेशन कीजिए कि कैसे हम लोग पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को एक्सटेंड करें शेड्यूल एरिया के लिए, कैसे, ठीक है। तो 1995 में बोरिया कमेटी जो है अपना रिपोर्ट को सबमिट करती है और रिकमेंडेशन करती है कि आप क्या करें, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इंडिया में आया है ना, आप इसका नाम रख दीजिए पीसा, पीसा। तो 1996 में पीसा आ जाती है। ये क्वेश्चन हर एक पार्ट से आया हुआ है, इतना छोटा क्वेश्चन से। पहले पूछा गया है कि बुरिया कमेटी का चेयरमैन कौन है, तो दिलीप सिंह बुरिया, ठीक है। फिर तुमसे पूछा गया है कि तुम्हारा कि ये
कि पीसा का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में आ चुका है। पीसा का फुल फॉर्म देखो, पंचायत एक्सटेंशन टू एक शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है किसके लिए आई है, तो ये ट्राइबल ट्राइबल या शेड्यूल एरिया के लिए आई है। ठीक है, कब आई है ये भी डेट एग्जाम में पूछा गया है, पीवाई की क्वेश्चन है। तो भाई 26 से 26 दिसंबर 1926 में आ गई है। ठीक है, बुढ़िया कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो दिलीप सिंह बुढ़िया थे। ठीक है, अभी ऊपर ये क्वेश्चन थी, मैं दिखा रही हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ। बोली भी कि जब कराऊंगी तब ये क्वेश्चन पूछूंगी तुम लोगों से। चलो इसका आंसर बताओ कि, अच्छा ये बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा। किसका? नहीं नहीं, ये अलग है क्या, नहीं नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है थोड़ा दूर। विच ऑफ द फ्लोइंग द रिपोर्ट कंसिडर द रीजनल डाइवर्सिटी नॉर्थ इंडिया पॉसिबिलिटी द क्रिएट द न्यू स्टेट। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग न्यू स्टेट को क्रिएट करेंगे तो उसके लिए कौन सा कमेटी बनाई गई थी, तो इसका आंसर होगा बुढ़िया कमेटी। नहीं नहीं, लेकिन बुढ़िया कमेटी आई थी तो दिलीप सिंह बुढ़िया कमेटी, ये अलग हो गया था, फिर हमको लगा सेम है। ठीक है, ऐसे तो एग्जाम में ये वाला आई हुई है, ऐसे आई, तुम लोग देख लेना। हम आरसी को करवाए भी थे कि पीसा का फुल फॉर्म क्या है। लेकिन उसको अगर उसको उससे जोड़े अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, तो वही तो ट्राइबल एरिया, वो तो अलग अलग हो गया ना। सबसे ज्यादा नहीं तुमको नहीं नहीं, वो तो एक ही कैसे बात हो। सुषमा, हाँ दीदी। सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया तुमको एमपी में मिलता है। हम्म। ठीक है, सबसे ज्यादा, तो नॉर्थ ईस्ट कैसे हो जाएगा सिर्फ, तुम बताओ। तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर लगता है कुछ और नहीं होगा। नहीं, उसका आंसर दिलीप सिंह बोरिया। मैं उसको कल अच्छा। मैं देखती हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ, क्योंकि बुढ़िया कमेटी एक बार नहीं आई है, ये तो तुम्हारा पीसा ला स्पेशल आई थी, लेकिन एक बार 1991 में भी आई है, एक बार 2002 में भी आई है, 2004 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। अब हम देखेंगे वो क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, ठीक है, तब मैं बताऊंगी। और ऐसे ये भी सारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, तुम लोग देखी होगी, अगर 2019 का क्वेश्चन सॉल्व की होगी तो पूछा गया है कि पीसा एक्ट का कौन सा ईयर में आया है, तो 1996 है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन तुमसे हमेशा करवाते हैं, हमेशा कराते हैं, हाँ राजू वाला जितना आया है हाँ सब एक लाइन से ये लाभ करवाते हैं हमेशा। हाँ, वही तो। और ये अब पीसा का तुम्हारा एक फुल फॉर्म भी आया हुआ है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एक्ट, तो इस कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया है, तो दिलीप सिंह बुढ़िया कमेटी, बुढ़िया, हाँ बुढ़िया कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आया है, लेकिन फिर भी हम वो वाला देख लेंगे कि वो क्वेश्चन किससे रिलेटिव है। बाकी ये वाला कंप्लीट हो गया तुम लोगों का, तो मैं ये वाला बंद करती हूँ और दूसरा पीडीएफ स्टार्ट करती हूँ। यूनिट 8 आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम लोगों को इस बार ज्यादा मतलब नोस्ट नहीं हो रहा, थोड़ा ही थोड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ रही हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। नमनमी गंगा प्रोग्राम, इस बार इसका डेट गलत दिया था, 2014 ही होगा इसका डेट। ठीक है, नमनमी गंगा प्रोग्राम जो है इसको हम लोग बोलेंगे नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, एनएमसी भी बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जून 2014 में। ठीक है, इसका एम क्या है अचीव करना, इसका दो ऑब्जेक्टिव्स था, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुवेनेशन। ठीक ना, रिजुवेनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा, जो नेशनल रिवर गंगा है ना उसको प्रोटेक्शन देना है ना, उसके अंदर जो पॉल्यूशन है उसको खत्म करना। ठीक है, बोला कि सी वेज ट्रीटमेंट प्लांट, सी वेज ट्रीटमेंट प्लान मतलब इसका मेन पिलर क्या था, नमी गंगा प्रोग्राम का क्या क्या काम था भाई, तो बोला सी वेज ट्रीटमेंट प्लांट कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेड। सी वेज जो भी मतलब तुम्हारे अंदर जो जैसे क्या बड़ा बड़ा जो प्लांट होते हैं जो फैक्ट्री वगैरह, तो उसके अंदर से जो भी हजार निकलता है तो उससे गंगा को बचाना है। ठीक है, इंटरसेप्शन डाइवर्जन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट जो होता है ना, जो डाइवर्सन तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से आ रही है गंगा में, तो उससे उसको बचाना है, गंगा को उन सब चीजों से बचाना है। रिवर फ्रंट एंड घाट डेवलपमेंट, जो फ्रंट वाले एरिया से गंदगी आ रही है या फिर घाट वाला डेवलप, तुम लोग गई होगी ना गंगा, गंगा रिवर कौन कौन गया है, तुम लोग तो जाती है ना सुषमा, जाया जाता है ना, हम लोग जाते हैं। हाँ तुम लोग में तो जाया जाता है ना, तो कौन कौन गया है गए है ना। हम लोग। अंजलि तुम गई हो, मैं तो नाम ही सुनी हूँ, कभी गई नहीं हूँ, मैं तो कहीं नहीं गई, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला कि रिवर फ्रंट मतलब फ्रंट वाले रिवर से अगर तुम्हारा वो जो हावड़ा में जो है ना वो हाँ, भी तो गंगा है। ओ हावड़ा में जो ओ मिला हुआ है, पता नहीं, मुझे तो नॉलेज नहीं था। हाँ वो गंगा रिवर है। ओ
तो क्या जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गंगा में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो क्या सचमुच पॉल्यूशन हो गया? बहुत ज्यादा, बहुत गंदा। हाँ तो कैसे कैसे पॉल्यूशन हो गया? नेशनल रिवर है। हाँ, पॉल्यूशन हो गया क्योंकि सारा तो वेस्ट जो है सब उसी में जाता है ना, हाँ, और गंगा उसी में कचरा वगैरह बड़ा सब बड़ा रिवर भी है सब ना। तो हाँ, ड्रेन उसी में जाता है, ड्रेन होके। और तो ये तो गलत बात है, ट्रेन का पानी। ये तो गलत बात है ना। और फिर बोला रिवर फ्रंट एंड घाट डेवलपमेंट, जो सामने वाला रिवर वाला जो इलाका या घाट है उसको डेवलप करना है, ठीक है ना। जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो होता है जो भी बड़ा बड़ा में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गंगा में ही लाके वेस्ट को क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। तो वो भी तो उसको भी मॉनिटर करना है। सॉलिड वेस्ट या सर्विस क्लीनिंग, जो जो गंगा में जो बड़ा बड़ा जो तुम्हारा क्या, तो जैसे ये वाला आया तो क्या गंगा अब साफ हो गया? जैसे ये वाला प्रोजेक्ट आया, क्योंकि इसके लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत पैसा निकाला था, तो ये क्या अब जैसे गंगा। बहुत जगह ना क्लीनिंग चल रहा ओ था, इससे इससे जो है ना क्लीन किया जा रहा था, हाँ लेकिन बहुत हद तक क्लीन हुआ है, लेकिन ओ, उतना भी नहीं। हाँ तो इन लोगों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा ना, नहीं गिराना चाहिए ना। क्योंकि कैसे होगा बोले, सब तो गंदा उसी में ही जा रहा है। ओ, आप बोले इंडस्ट्रीज का वेस्ट उसमें जा रहा है, घर से जितना निकल रहा है उसी वो में, यहीं ट्रेन जा से रहा है, जितना जा रहा है उसी में, हॉस्पिटल बिल्कुल का जितना कचरा है उसी सब में। उसी में जाएगा, जितना सॉलिड वेस्ट है सब जाके वहीं पे की करो। तो बोला कि जो सॉलिड वेस्ट या सरफेस सरफेस यानी जो ऊपर वाला जो प्लास्टिक वगैरह होता है वो, और सॉलिड वेस्ट जो जाके अंदर बैठ गया, तो उन सबको क्लीन करना। बायोडाइवर्सिटी कन्वर्शन कन्वर्शन कन्वर्जन सॉरी कंजर्वेशन एंड इफ अफॉरेस्टेशन, मतलब ये क्या है, बोले कि बायोडाइवर्सिटी, ये सब पिलर है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्शन करना, फॉरेस्ट का कटाव, जंगल के कटाव को रोकना, मतलब क्या अगल बगल तुम्हारा कोई ट्री वगैरह भी क्या है गंगा के किनारे। रूरल सैनिटेशन अंडर द गंगा ग्राम, गांव का जो जो गंगा ग्राम के अंदर आते उसको साफ सुथरा करना। रिवर बेसन अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट करना, लोगों को बताना कि किस तरह से मतलब ये साफ करना। ये तो ऐसे पढ़ लो, लेकिन जो मेन पढ़ना ये देख लो। बोल रहा है कि 8 स्टेट से होकर गुजरती है गंगा का ट्री ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं? जो ब्रांच होता है रिवर का ब्रांच, जैसे ट्री में भी होता है ना, ट्री में तुम देखती हो ब्रांच होता है, इधर 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 फैला हुआ पूरा ऐसे ऐसे, उसी तरह गंगा का भी ट्रिब्यूटरीज होते हैं, यानी ब्रांच है, जो कि मल्टीपल स्टेट से होकर गुजरती है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट जो गंगा नमी प्रोग्राम, ये 8 स्टेट को कवर करेगी। और इसका टोटल बजट क्या है, देख लो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 22 लाख कितना, वन वन 10,000 110,000, यानी 20,000 से 22,500 करोड़। देख रही हो, इतना दूर तक तुम्हारा इसका पैसा निकाला गया, इसका बजट बनाया गया गंगा को क्लीन करने का। और ये बोला गया है 2014 से 2026 तक का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इससे आया, सॉल्व करो तो। ये पहले का है, लेकिन इस बार भी क्वेश्चन आएगा। नमी गंगा प्रोग्राम में क्या क्या है? इट इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ गंगा रिवर, 2006 में लॉन्च हुआ। क्या 1 करोड़ बजट था। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस मॉनिटरिंग, ये सब क्या है बोलो। ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट क्या पूछा, पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट पूछ रहा है, एक बार देख लो तुम लोग प्लीज, एक बार देखो। चाहिए था ऑप्शन नंबर 2, नहीं ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी। ऑप्शन 3 बी सी, हाँ बी और सी नहीं होगा, ठीक, 2014 होगा। हाँ बिल्कुल, ये हो गया तुम्हारा 2014। 2014 से 2000 कितना दुका बोलो, 2014 से 2026 तक। 2016 26 2016 16 नहीं, 16 नहीं, ठीक है। 2026 हाँ नहीं, लक्ष्मी बोली ना, 26 एक मिनट। 20 करोड़ दिया गया था हाँ बजट। 20 करोड़ से, और तुम्हारा एक मिनट रुक जाओ, मैं 2 लिख दी। 20 करोड़ से तुम्हारा 22 बजट रखा गया था, ठीक है। और बाकी सब सही था, तो बी सी को हटा दो भाई, तो बी सी ही आंसर हो गया, तो बाकी सब सही है, ठीक है। आंसर तुमने सही बोली, बी सी, ठीक है। और ठीक है, ये समझ में आ रहा ना, 25 करोड़, CROR, ये करोड़ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक चीज। अब दूसरा मैं स्टार्ट करती हूँ, दूसरा मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अच्छे से समझ समझ के हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद निकलते हैं। यूनिट 8 तो मेरा आई थिंक कंप्लीट ही हो गया।
पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इनहेरिटेड प्रोविंसेस प्रिंसी स्टेट विद अ डाइवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। क्या बोल रहा समझो। बोल रहा कि पोस्ट इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद 1950 से स्टेट कैसे था। पहले इंडिया का स्टेट ऐसे नहीं था कि 28 स्टेट है। ये तो अभी क्या है तुम्हारा 28 स्टेट है, 9 यूनियन टेरिटरीज। अभी कितना है स्टेट, कितना है बताओ। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट है, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है ना, पहले ऐसे नहीं था। पहले तुम्हारा क्या था, ABC करके तुम्हारा स्टेट बटा हुआ था, ठीक है। पहले तुम्हारा ABC करके बटा हुआ था। रुक जाओ, अभी अगर तुम देखोगे नाउ प्रेजेंट डे में तुम अगर देखोगे तो इंडिया में क्या है, 28 स्टेट तुमको मिलेगा और 8 यूटीज मिलेंगे। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया ना कि 28 और 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। लेकिन उस टाइम 1950s में क्या था, ऐसे बटा हुआ था। पार्ट ए में फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस, पार्ट बी फॉर्मर प्रिंसी स्टेट, पार्ट सी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, पार्ट डी अंडमान निकोबार, इस तरह से ऐसा था, ठीक है। तो बोला गया अब लड़ाई उड़ाई होने लगा। तो 1948 में मतलब आज़ादी के बाद ऐसा था, आज़ादी के बाद ऐसा था, ठीक है। तुमको आज़ादी के बाद में ऐसे क्लासिफिकेशन किया हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंट। अभी मतलब वही 1950 तक का ऐसा ही था। लेकिन 1947 में जब इंडिपेंडेंसी मिली उसके बाद से ही तुम्हारा लड़ाई होना स्टार्ट हो गया कि अलग स्टेट का डिमांड ये वो। तो एक कमेटी आया, एक कमेटी का नाम, कमीशन बोलो या कमेटी बोलो जो भी, धार कमीशन। और ये जो धार कमीशन, इसका एक और नाम है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। बचाओ कब का क्वेश्चन है, तुम लोग अभी सॉल्व किए हो। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है कि धार इनमें से कौन सा है लिंग्विस्टिक कमीशन, इनमें से कौन सा कमीशन का दूसरा नाम है तुम्हारा धार कमीशन। धार कमीशन का दूसरा नाम क्या है, लिंग्विस्टिक्स। अच्छा से याद रखो, धार कमीशन का क्या नाम है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ठीक है। माइंड में याद कर लो तो कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। क्या नाम है, हो गया। ये कमीशन कब आई थी, तो 1948 में आई थी, ठीक है। इसके मेन चेयरमैन जो थे वो इसके धार थे। बाकी इसमें और भी था, जैसे जे एन लाल, पन्ना लाल, ठीक है। जे.एन. लाल, पन्ना लाल, यहाँ पे लाल में खाली एल ए लाल लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल एल दे दिया बस। मेन तो चेयरमैन इसके धार है, क्योंकि इन्हीं के नाम पे ही तुम्हारा धार कमीशन रखाया गया, ठीक है। बोला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला इस कमीशन को, क्या हम लोग लैंग्वेज के बेस पर, क्या हम लोग लैंग्वेज के बेस पर स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं या स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इन्होंने धार कमीशन से बोला कि आप ये इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता कीजिए कि क्या हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला ये जो धार कमीशन है ये लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन रिजेक्ट, लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर आप स्टेट बनाएंगे तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। धार ने बोला कि बिल्कुल गलत है कि आप लिंग्विस्टिक बेस पे अगर स्टेट बनाते हैं तो गलत है, ठीक है ना। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और फाइनेंशियल वैल्युबिलिटी और यूनिटी के बेस पर स्टेट बनाना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक के बेस पर स्टेट बनाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया, धार कमीशन ने मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट का क्रिएशन ना करे, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करें, ये स्टेट को क्रिएट करें, ठीक है। अगर आपको स्टेट बनाना है ना तो लिंग्विस्टिक बेस पे मत बनाइए, बल्कि किस बेस पे बनाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है। एक हो गया। फिर उसके बाद दूसरा कमेटी उसी साल अपॉइंट किया गया जिसका नाम था जेपी। जे से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पी से हो जाएगा अच्छा ये थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, यहाँ पे ना यहाँ पे है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। तुम लोग को पता है ना, मैं ये करवाई हूँ यहाँ से कैसे हाँ, जवाहरलाल नेहरू, हाँ ठीक है, समझ जाओगे ना। हाँ बिल्कुल, याद ही होगा, मैं फिर ऐसे पूरा लिख देती हूँ नाम। जवाहरलाल नेहरू एक थे मेंबर, दूसरा का नाम था वल्लभ भाई पटेल,
पाटिल, देखो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, पिताबी, सीतारमैया। तो एन से हो गया जयप्रकाश, ये जवाहरलाल नेहरू, सॉरी जवाहरलाल नेहरू, तो जे से जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल तो वी से हो गया वी, और पिताबी सीतारमैया पी से हो गया पिताबी सीतारमैया, है ना। जे वी पी का फुल फॉर्म क्या है तुम्हारा? जवाहरलाल नेहरू, है ना, वल्लभ भाई पटेल और पिताबी सीतारमैया, ठीक है। 1948 में इन लोगों को भी वही बोला गया, क्या लिंग्विस्टिक के बेस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है? तो इन्होंने भी इनकार कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए। इन्होंने भी एग्जामिन किया, बोला अगर आपको स्टेट को मतलब न्यू स्टेट क्रिएट करना है तो लिंग्विस्टिक बेस पे ना करें। तो दोनों ने इनकार किया, दोनों ने रिफ्यूज किया, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन ना करें, ठीक है ना। इन्होंने एडवाइस दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट जो है उसका नाम है तुम्हारा ये 5 पेज हो गया, हाँ, फजल अली कमीशन 1953 की है फजल अली कमीशन, ठीक है। फजल अली कमीशन क्या बोलती है? फजल अली कमीशन जो है यहीं पर फजल अली कमीशन ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब इसी बना है, कब बना था? 1953 में, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि फजल अली कमीशन कब बनी तो हो जाएगा 1953। 1953 में तुम्हारा फजल अली कमीशन को बनाया गया था। और इसके चेयरमैन कौन थे फजल अली कमीशन के? तो फजल अली कमीशन ने क्या बनाया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। देख लो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था, मुझे बताओ तुम लोग, कब बना था? 1953 में। बिल्कुल, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1953 में बना था, लेकिन इनफोर्स आया था अलग डेट में, ठीक है ना। इसके चेयरमैन कौन थे? 1956। इसके चेयरमैन जो थे, चाहे तुम इसको फजल अली कमीशन बोलो या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलो, जो भी नाम से बोलो, इसके जो चेयरमैन थे वो फजल अली थे, ठीक है। फजल अली जो थे ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। उसके बाद के एम पानी कक्कड़ और एच एम खुजरू थे, ठीक है, एच एन खुजरू, ठीक है। देख लो, याद करो, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1953 में ये आता है फजल अली कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलो या फजल अली कमीशन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1953 में आई थी ये, 1953 में आई थी। इसके चेयरमैन थे फजल अली, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, के एम पानी कक्कड़ और एच एन खुंजरू खुंजरू, ठीक है। ये लोग जो है इन्होंने बोला कि हाँ, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि लैंग्वेज के बेस पर, है ना, क्रिएशन, स्टेट का क्रिएशन करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने मेजर क्राइटेरियन बताया, रिकमेंडेशन किया कि हाँ 16 स्टेट 3 यूनियन टेरिटरी तो बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लैंग्वेज के बेस पे बना दो। इन्होंने बोला कि हाँ लैंग्वेज के बेस पर बना दो, बट मल्टीपल लैंग्वेज वाला फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज के बेस पर आप स्टेट बनाएं, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पर आप स्टेट को बनाएं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस एक ही लैंग्वेज चलेगा, और वहाँ पे और भी लैंग्वेज है तो और भी लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है ना। और लैंग्वेज है तो और लैंग्वेज भी होने चाहिए। तो बोला कि जैसे जैसे अब तुम यहाँ पे देख लो, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कौन सा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ऊपर है, बताओ तो, कौन सा स्पीकिंग लैंग्वेज है? बंगाली। वेस्ट बंगाल कौन से लैंग्वेज के बेस पे? बंगाली। लेकिन क्या यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, बताओ तो? बोलने के लिए तो दिया ही जाता है, भले ही तुम्हारे एग्जाम वगैरह में वो लोग प्रॉब्लम करते हैं, हाँ बोले, है ना। तो हिंदी भी बोलता है, उर्दू भी बोलता है, बंगाली भी है, यहाँ बंगाली तो तुम्हारा मेजोरिटी में है ना, बंगाली तो बंगाली रहेगी, बट यहाँ पे सारे लैंग्वेज ही बोलते हैं, बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तुम्हारा सिख है, हम लोग हैं, उसके बाद तुम लोग का भी हिंदी लैंग्वेज है, हम लोग तो मिक्सचर लैंग्वेज होता है, हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, तो मिला के बोलते हैं। तो ये बोले इन्होंने कि ठीक है, लैंग्वेज के बेस पर आप स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कीजिए, लेकिन मल्टीपल लैंग्वेज वाला रखिए, कि एक तो लैंग्वेज रहेगा मेन, बाकी दूसरा लैंग्वेज भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फजल कमीशन का डेट आता है एग्जाम में, कब आया था? तो 1953 में, लेकिन इनफोर्स कब हुआ था? तो 1950, इनफोर्स कब हुआ था? 1956 में, ठीक है। इनफोर्स कब हुआ था? 1956 में, अच्छा से याद कर लो, ठीक है। अच्छा सुषमा, मुझे पहले तुम ये बताओ कि आप जामिया का फॉर्म निकला है, उसके बाद में बता रही हूँ ये वाला। हम तो सुने थे कि निकला हुआ है पीएचडी के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि भर दूंगी,
फिर भी हम एक बार पता करते हैं। और पता करना तो मैं भरूंगी जामिया, हैदराबाद भी निकलेगा तो मैं भर दूंगी। हालांकि घर से लॉ नहीं मिलेगा, लेकिन भरने के बाद फिर मैं जिद करूंगी और क्या। उधार का याद रखना, ठीक है। चलो बताती हूँ, तो मैं तुम लोग से इसी बारे में डिस्कस भी करूंगी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इनफोर्स में कब आया? 1 नवंबर 1956 में। और यहीं पर तुम्हारा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया। और यहीं पर तुम्हारा क्या इसका आउटकम्स क्या आया जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइज, 14 स्टेट बना और 6 यूनियन टेरिटरी बना। और ABCD जो है ना, इसको खत्म कर दिया गया। हम क्या बोले, स्टार्टिंग में ABC था, है ना, और ABC के को खत्म कर दिया गया तुम्हारा, है ना। 1956 के बाद तुम्हारा क्या किया, चलो भाई निकलो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब हम लोग स्टेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगा स्टेट और एक होगा यूटीज। लैंग्वेज के बेस पर जो पहला स्टेट बना वो आंध्र प्रदेश, 1953 में बना ये स्टेट, लेकिन 1956 में इसका ये हुआ, ठीक है। तुम लोगों को टॉयलेट वगैरह जाना है, सॉरी, मतलब ये ब्रेक लेना है, क्योंकि नहीं जाना, और किसी को जाना है तो प्लीज। हाँ, किसी को अगर जाना हो तो बोल देना प्लीज। मुझे तुम बोली थी नहीं ना, ठीक, सॉरी, मैं डायरेक्ट पूछ ली बहुत मुंह फाट हो। एक बार मैं कमीशन पूछ हाँ रही थी। क्या हुआ, ये सब तो नेचुरल है। हम तो बैठते हैं क्लास करने ना, तो पानी पीते रहते हैं। नहीं मैं नहीं, हाँ, हम भी इसीलिए। नहीं मैं नहीं पीती हूँ, ऐसा क्योंकि तो नहीं होता है तो क्लास के ड्यूरेशन पीते रहते हैं। नहीं पीता हूँ। नहीं मैं नहीं पीऊंगी। अगर मैं पीऊंगी तो फिर मुझे बहुत बार जाना पड़ेगा। मॉर्निंग में मैं उठती हूँ ना, तो 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, सबसे पहले खाली पेट में 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। अब मैं पी लेती हूँ ना, तो तुम लोगों को जब क्लास कराती हूँ तो बार बार मुझे मतलब फील होता है कि मैं जाऊँ। जैसे क्लास खत्म होता है तो मैं पहले जाती हूँ टॉयलेट ही। तो अगर मैं पी लूँ पानी तो फिर तो मत पूछो, फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, फिर तो क्या होगा पता नहीं। इसलिए मैं नहीं पीती हूँ पानी। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो लगता है जब बाहर जाना रहता है। एकदम सही बोली सुषमा, ये तो मेरे साथ भी होता है कि जहाँ बाहर जाने का होता है तो बस यही हो जाता है। एक तो मुझे एग्जाम हॉल में ऐसा होता है कि मुझे बहुत बार बार टॉयलेट लगता है, 4 बार 5 बार 6 बार लगेगा। पता नहीं फोबिया हो जाता है कि क्या। अरे तो बाहर जाएंगे तो बार बार बार, मेरी मम्मी बोली क्या करी, कहीं जा रही तो बार बार बस टॉयलेट ही जा रही है, टॉयलेट लगता है कि बस बाहर में जाए तो ना लगे। ये कोई हाँ, तो लेकिन लग ही जाता है, फिर जाओ फिर जल्दी। ऐसे नहीं लगता, मोस्टली मोस्टली कभी कभी लग जाता है। हाँ, ये पढ़ रहे थे ना, हाँ। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? तो 1956 में। ओ सॉरी, स्टेट ये 1 नवंबर 1956 में आया था। और यहीं पर तुम्हारा 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था। और ये 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू ही ABCD को सबको खत्म कर दिया गया। और स्टेट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। मतलब अब क्या किया गया, दो बोला कि इंडिया में अब 2 कैटेगरी होगा, ना कि ABCD होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ABCD को जो एबलिश किया गया है कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, कौन सा एक्ट था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या गया, स्टेट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो होगा स्टेट और दूसरा होगा यूटीज, ठीक है। और बोले कि एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक बेस का एग्जाम्पल अगर जो है, पहला ऐसा स्टेट जो लैंग्वेज के बेस पर बना है वो है आंध्र प्रदेश। 1953 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था और 1956 में ये बन गई थी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है लिंग्विस्टिक के बेस पे बनने वाली पहली स्टेट थी, ठीक है। होता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम, जैसे हम लोगों को भी लैंग्वेज वाला फीलिंग आती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं देखी हूँ कि जैसे कि बंगाली लोग, जैसे बंगाली बंगाली लोग तुम देखना, मैं उस दिन भी बोली थी कि अक्सर क्या होता है कि जो लोग जो बंगाली स्पीकिंग होते हैं तो उन लोगों का आपस में एक अलग सा कनेक्शन होता है, जो बंगाली स्पीकिंग होते हैं। अच्छा, चाहे क्यों ना वो, वैसे मैं ऐसी ये भी देखी हूँ एक चीज, भले वो मुस्लिम हो लेकिन बंगाली स्पीकिंग है तो ऐसा लगेगा उसी का है। मतलब मैं तो पहचान भी कितनी बार नहीं पाती थी। कि जैसे मेरे क्लास में एक लड़का था, तो बंगाली लोग से उसका अच्छा बनता था। तो मैं वो तो का है, मुझे बहुत दिन बाद पता चला ये बंगाली मुस्लिम है। मतलब उधर जो रहता ना नदिया साइड में, बोकड़ा साइड में, तो उधर वो दोनों लैंग्वेज मतलब बंगाली मुस्लिम रहते हैं। मेरी मजली आपी था, मेरी मजली आपी थी, सॉरी। तो हम लोग जब छोटे थे तो हमको याद है, मेरी अम्मी गई
मेरे आप ही का लड़का देखने के लिए। तो उधर ही साइड में गए थे, विलेज एरिया तरफ, मतलब बहुत गांव टाइप का भी था, और वहाँ पे बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम लोग रहते थे। मेरी अम्मी लोग को तो दम बंगाली नहीं आ रही है। मेरे पापा को पूरा बंगाली आती है, मेरी अम्मी को नहीं आती है, ठीक है। तो मेरी अम्मी के तो पता है, जब देखने के लिए गए तो खाना में पता है क्या मिल रहा, बड़का बड़का मछली होता है ना, मछली मछली का मूड़ा खाना में, बड़का बड़का को मच्छर माथा। हाँ, मछली का मुड़ी मिल रहा, बड़का बड़का को, एकदम बड़ा बड़ा, खूब बड़ा बड़ा मतलब। तो मेरी अम्मी तो एकदम शॉक्ड हो गई, कहा भाभी कैसा है इलाका। अब बंगाली में वो लोग बोल रहे हैं, बंगाली में बोली, मेरी अम्मी बोली कि हम लोग गलती घर में आ गए, ये लोग बंगाली है, और देखिए मछली भी दे रहा खाना में। तो मेरी अम्मी बोली नहीं नहीं, ये बंगाली मुस्लिम है जो कि खाली है ये मुस्लिम, बट ये लोग पूरा तरीका से बंगाली लोग। तो हाँ, उन लोगों का पूरा कल्चर बंगाली जैसा ही रहता है, वो इवन लोग एकदम से बंगाली ही लगता है। मेरे क्लास में भी हाँ एमएड में एक लड़की है हाँ मृदुला, वो बंगाली मुस्लिम है, हाँ, लेकिन वो बिल्कुल भी मुस्लिम नहीं लगती, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका पूरा कल्चर बंगाली, बिल्कुल बंगाली कल्चर। जैसे कुसुम मैम और जीनत मैम भी। हाँ, कुसुम मैम, जीनत मैम, हमें लोग एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो लड़का था सबीर, वो कुसुम मैम, जीनत मैम को तो मैं बहुत दिन बाद समझी थी कि ये लोग मतलब मुस्लिम से नाम से पता चला था। हाँ, तो हमको लगता था बंगाली है क्या, कि मतलब हम लोग में जैसे होता ना कि जीन्स पैंट गंजी नहीं पहनना, अगर मतलब अगर तुमको कोई स्टाइलिश ड्रेस पहने तो एक दुपट्टा रख लो, मतलब ऐसा होता है। अभी तो मैं इतना ज्यादा करती भी हूँ, पहले भी करती थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं रखती थी, जैसे एकदम शॉर्ट ही ड्रेस पहन के आती थी। ठीक है, अभी तो मेरी टीचर बन गई होगी तो पता नहीं चेंज होगा, लेकिन उस टाइम वो आती थी ना, तो एकदम उनका शॉर्ट ड्रेस होता था, तो हमको लगता था कि कुसुम दी, अजीनत दी जो है ना, ये लोग बंगाली है। तो एक दिन जब हम लोग को पता चला, तो हमको लोग को तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कुसुम दी जो थी ना, तो उसके बहुत टाइटल से नहीं पहचान रहे थे, हम लोग नाम नहीं समझे थे ना कुसुम दी, नाम भी बस खाली ऐसे ऐसा कुछ। एक ऐसे मतलब फेस से आइडेंटिफाई था, जैसे कि हम लोग क्लास में आती थी, वो डांस ज्यादा करती थी क्लास में, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा था ना, कोई भी प्रोग्राम, तो वो डांस में पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा, कोई करे चाहे मत करे, हम लोग का सीनियर तीन तीन सीनियर जरूर करते थे, एक कुसुम दी, एक जीनत दी, और एक लिप्पी लिप्पी दी, ठीक है। तो ये लोग जो थी ना, तीन आदमी जरूर करती थी, तो हमको कभी नहीं समझ में आता था कि ये लोग वो डांस में। शायद अभी डांस टीचर है ना दी, लिपि दी। कुसुम दी ने लिपि दी, हाँ बिल्कुल सही बोली, डांस बहुत अच्छा डांस करती है। उनका तो मेरा वीडियो था इसमें मेरे कंप्यूटर में, लेकिन वो ना मेरा कंप्यूटर खराब हुआ तो वो वीडियो भी डिलीट हो गया। हाँ, वो डांस टीचर है, और स्कूल भी खोली है डांस के लिए, लिपि दी। तो लिपि दी और तुम्हारा कुसुम दी, ये लोग जो थी ना, तो हम लोग तीनों साथ ही रहती थी, तो हमको लगता था कि होगी बंगाली, क्योंकि हर हर डांस कोई भी। है दीदी, आप फोटो भेजेंगे, उसका नाम बताइएगा क्या? अच्छा, भेजना तो बता देंगे, सीनियर का बहुत कम ही मैं नाम जानती थी, लेकिन फिर भी तुम भेजना, मैं पहचान जाऊंगी। तो उन लोग ना, जैसे सोशल हो रहा, ठीक है, कोई सोशल हो रहा, या फिर नजरुल जयंती या रविंद्र जयंती, इस तरह से हो, तो वो लोग जरूर डांस करती थी। लेकिन जब अनाउंसमेंट होता ना कि हाँ ये कुसुम दी आ रही है, अब उससे तब हम बोली कुसुम दी और जीना दी क्या, हम ये है, तो हाँ, हमें पता नहीं चलती जरा से अभी, क्योंकि वो लोग बंगाली एरिया में रहती है ना। अब मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक लड़का था, तो उसका भी नाम था सबीर। तो तो हम लोग ऐसे थोड़ा जान पहचान था, नहीं जाते थे तो बात हो गया। उससे नहीं था एक्चुअल में, उसका दोस्त से था, तो उससे जान पहचान हो गया। तो वो ना, अभी भी हम देखते हो उस लड़का के बारे में, कि जैसे कि ईद के बारे में उसको नहीं पता है कि ईद क्या है, रमजान क्या है, उसको नहीं पता नॉलेज, लेकिन वो पूरा पूजा पूरा सेलिब्रेट करता है। जैसे कि दुर्गा पूजा हुआ, तो उसमें वो जाता, ये जाता, तो और जब एक बार तुम्हारा ये था, मेरे का फेस्टिवल ये होता है ना, फास्ट रमजान, तो मैं रोजा रखी हुई थी, तो वो उधर से मैसेज किया कि तब तुम्हारा कैसा चल रहा है आजकल, तो हमें नहीं, मेरा तो ठीक चल रहा है, अभी तो रोजा है ना, तो थोड़ा सा वही पढ़ा है, थोड़ा ढीला चल रहा है, मतलब ठीक से नहीं चल रहा रोजा। तो हमने, हाँ रोजा क्या तुम नहीं रखते रोजा, तो नहीं हम तो नहीं रखते, क्योंकि हमेशा बरदवान में रहता। तब मुझे तब बहुत ज्यादा हैरत हुआ कि मतलब ये मुस्लिम इलाका में, ये मतलब बंगाली इलाके में रहता है, तो पूरा मतलब उसको कुछ नहीं पता है, मतलब पूरा वही, तो बोले नहीं हमको तो उतना नॉलेज नहीं है। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, देखिए घर से ही ना ये सब होता है, बिल्कुल, तो हम घर लोग में नहीं कहीं होगा भी ना। रह लें, तो उसमें वही रहता है इवन ना। अच्छा, लक्ष्मी में देखती हूँ, इवन ना हम लोगों के क्लास में एक सर भी थे, जिसका नाम था तुम्हारा ये क्या नाम था, रबीउल इस्लाम। हाँ, तो मैं सबको पहचानती हूँ इसमें, मिल्लो का भी एक ऐसा फोटो है, इसमें हर सबको पहचानती हूँ, लक्ष्मी ई मैं पहचानती हूँ, देखो तुम्हारा ऐसी मिल्लो के पास भी फोटो है। ये दो ग्रुप में फोटो खिंचाया था, एक ग्रुप में सीनियर लोग था, और एक ग्रुप में हम लोग थे, हम फोटो भेज रहे, भी तुम्हें देखना है। आप लोग का नहीं था ना दी? हम लोग का भी है, जैसे ये जो फोटो खिंचा रहा था ना, तो दो ग्रुप में, एक में सब सीनियर लोग थे, और एक में जूनियर में था, तो ये जितना है हम लोग का सीनियर है, और जूनियर भी है,
जूनियर वाला हम लोग का फोटो है, मैं दिखाऊंगी, भेजूंगी तुमको। किसका? PNU में हम आपका फोटो देखेंगे। मेरा फोटो हाँ नहीं, हम आप देखे थे वो जो बोर्ड है ना, हाँ, वो पे लगा बोर्ड में लगा हुआ है। वो जब कुणाल सर जा रहे थे तब का फोटो होगा मेरे ख्याल से। क्या क्या चीज में था? साड़ी में था? हाँ शायद साड़ी में था। हाँ, ब्लैक साड़ी याद नहीं आ रहा, लेकिन देखे अभी हम लक्ष्मी को दिखाई थे कि अभी यही है जेबदी। अभी अभी हम तुमको दिखा रहे, जैसे ये फोटो भेजी ना, उसी तरह हम लोग का भी फोटो, जो 2 फोटो क्लिक हुआ था, एक सीनियर के साथ फोटो क्लिक हुआ था और एक जूनियर के साथ फोटो क्लिक हुआ था। जो जूनियर में हम लोग थे। अच्छा, ठीक है। जो गोपीनाथ सर के साथ हाँ, है वो मुस्लिम है ना हिंदू है? वो हिंदू है गोपीनाथ के साथ। इनका मैं इतना पॉज करके बोलूंगी, रुक जाओ। मुझे साड़ी पहने में से अच्छा ही लगता है। कहाँ तक हुआ? यहाँ तक हुआ ना, चलो आगे चलो। अब लंबी है तो देखते हैं। हाँ, मैं पहला बार पहनी थी ना, तब मुझे फ़ील हुआ कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत कोई तारीफ़ किया था। कॉलेज में जब मैं पहला-पहला बार पहनी गई ना, सब तारीफ़ करते थे, साड़ी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही। तब से मेरे अंदर एगो ये आ गया कि हाँ, मैं अच्छी लग रही, तो मुझे साड़ी पहनना चाहिए। वैसे पहले मैं पहनती नहीं थी। और क्या की थी, वो हील का सैंडल पहन ली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब पता नहीं, मैं अपना तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ। चलो करंट ये नहीं बढ़ता ये तो अच्छी लग रही है। है। नहीं, नहीं, जैसे एक बात बता रहे हैं, हम ना, जैसे अब कोई होता है ना कि तारीफ़ कर दिया तो बहुत अच्छा लगा। हम डरते-डरते वे पहन कर गए थे और जब हम गए तो सबको तारीफ़ कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी लग रही थी, तो बड़ी अच्छी लग रही। तो अब एक लालच होता है ना, बढ़ जाता है कि साड़ी पहने तो सब अच्छा-अच्छा बोला, चलो दोबारा भी साड़ी पहनो। लेकिन उसके बाद फिर नहीं पहने थे सूट, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो वहाँ पे उतारना पड़ता था, घर आने के लिए सूट पहनना पड़ता था। नहीं, कहाँ? नहीं, नहीं, हम क्लास करवा रहे हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो करंट स्टेट वुड डिमांड क्या हुआ? देखो यहाँ पे तो तुम्हारा डिमांड मैं बता दी कि आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना था लैंग्वेज के बेस पर 1953। पुराना याद ताजा हो जाता है, ये बात तो है। फिर करंट स्टेट दीदी वुड, ये सब कुछ बोलिएगा मत। मैं नई बात करती हूँ लक्ष्मी, यकीन नहीं करोगी, किसी से भी मेरा बातचीत नहीं है। इवन ना मेरे क्लास में भी जितने भी मेरे सारे फ्रेंड थे, मेरे बहुत सारे पहले फ्रेंड्स थे, लेकिन जब से मेरा नेट निकला और मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की हूँ ना, तो एक होता है ना कि मैं जेलेसी टाइप का आता है, वो लोग मेरे से बात भी नहीं करता, और अब कुछ बताता हो तो भी नहीं है कि मतलब जेबा इतना आगे बढ़े हम लोग। अब पहले, अब सीनियर से तो किसी से नहीं दोस्ती, सिर्फ था तो तुम्हारा इससे गोपीदा से भी कभी कोई दोस्ती नहीं था। वो तो सडनली उस दिन कॉल कर दिए थे, और कभी कदार ऐसे यूनिवर्सिटी गए तो बातचीत हो गया ऐसे, और वो तो सडनली उस दिन कॉल किया और आर्टिकल वाला बात हो गया। मैं से गोपीदास से, मैं गोपीदास से कभी ऐसा डीप में बात नहीं करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ। मैं उस दिन मैसेज में उनसे वैसे बोली थी, बट मैं उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ कि सीनियर है, और सीनियर लोग को मैं बहुत रिस्पेक्ट भी देती थी। और ये सब बात बोलूंगी जैसे लक्ष्मी, तो वो लगता है मैं कुसुम नहीं दी। नहीं, मतलब भेंट उठ हो जाता है तो कभी। नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी ये सब बात नहीं। सारा क्लास जानता था, बोलने की क्या बात है। अगर तुम ये बात बोल भी देगी ना कि जेबा दी ऐसा बात बोली है, तो मैं, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि पूरा क्लास जानता था, सारे लोग। सर लोग पूरा पीपीटी दिखाए थे, तो और हम लोग पूरा हंस भी रहे थे कि ये देखो सर लोग दिखा रहे हैं, मतलब एक लगता है ना कि फिर भी टीचर है, वो दिखा रहे हैं। मुझे मेरे आँख में भी बहुत 2-3 बार पड़ा था, इसीलिए हम आपसे नहीं, पूछेंगे, नहीं, पूछेंगे तो दीदी से ही पता चलेगा। बिल्कुल ये बात में एक दो राय नहीं है। पूरा क्लास जानता था, पूरा क्लास दिखाया था। पी सर बोले ना, तीसना पॉल तुम्हारा ये थी ना, यूनियन थी, ठीक है। तो वो और एम सर मिलकर पीपीटी बना रहे थे, उन लोगों को तो मतलब पुराना जो याद होता है ना, उसको थोड़ा ताजा करने के लिए, ठीक है। तो वहीं पे पीपीटी बनाने जब दिखा रहे थे ना, तो सर दिखाए थे उन लोगों का। मैं बोली ना कि तो सबको क्लास पूरा हंसने लगा कि मतलब ये क्या दिखाया जा रहा। तो उन लोगों के क्लास में 2 लड़का लड़की लोगों का पूरा ओपन था। एक एक हम जो हम बोले कि एक लड़का खड़ा उसका एक लड़की के साथ था, और और वो क्या नाम है तुम्हारा, कुसुमदी, और वो लड़का, मैं उसका नाम नहीं जानती थी, बंगाली टाइप का नाम था, इसलिए मुझे याद नहीं है। बट मैं ये कुसुमदी को अच्छे से जानती थी। और ये लोग दिन भर अपना मतलब होता है ना जैसे, तो ऐसे रहती थी। पूरा क्लास सबको जानता था टोटली। बोल भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम बोलोगी तो कभी एक बात बता रहे, क्योंकि सारा जानता था, ये कोई झूठ बात नहीं है। नहीं नहीं ये लोग खुद ही मतलब जनाती थी, ऐसा नहीं कि नहीं, छुप बस छुप के नहीं करती थी। जैसे कोई भी जैसे बात कर रही है, तो होता है ना कि छुप नहीं, सबसे सबका सामने बात करी, पूरा ओपन नहीं दिखा रही कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो ऐसा कोई ये लोग पर्दा में नहीं करती, जैसे होता है ना कि किसी से किसी का रिलेशनशिप चल रहा है तो प्राइवेसी में होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं था। सबको सर लोग को बता दी थी, सोचो
सर लोग को बता दी, सोचो कितना ओपन था। फिर एक और क्लास में एक लड़की थी, तो उसका बॉयफ्रेंड दूसरा क्लास में था, तो वो सर को ला के मिठाई दे रहा, काहे ला कि मेरे गर्लफ्रेंड को दे दीजिए। तो सोचो ओपन था पूरा। हम लोग के टाइम में कुछ अलग ही क्लास का माहौल था, ऐसा चल रहा था कि कोई लव वाला स्कूल चल रहा है। टीचर लोग अपना अलग धुन में था और स्टूडेंट लोग अपना अलग धुन में था। मेरी क्लास में एक लड़की थी, सुनो, मैं अल्लाह क्या बात मैं बोल रही हूँ, हटो। चलो, तो करंट स्टेटहुड क्या है? मतलब डिमांड हो रहा है, जैसे मैं क्या बोली कि पहले तुम्हारा आंध्र प्रदेश का डिमांड किया गया, फिर बोला कि करंट, अभी करंट स्टेटहुड डिमांड क्या है, मतलब करंट कौन कौन सा स्टेट से डिमांड आया कि हमको अलग अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। यूपी में एक तुम्हारा इलाका आता है जिसका नाम है पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, पश्चिम प्रदेश, ये लोग ये जो जितने भी है ना, ये डिमांड करते हैं किस चीज के लिए कि हमको खुद का स्टेट दीजिए। जैसे झारखंड यूपी से ही अलग हुआ, तो क्या वो डिमांड किया होगा कि मुझे अलग स्टेट दीजिए, तब वो अलग हुआ। उसके बाद हरित हरित प्रदेश, PYQ क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। यूपी में है हरित प्रदेश, कहाँ, यूपी में। इन्होंने भी डिमांड किया किस चीज के लिए, करेंट स्टेटहुड डिमांड किया। करेंट स्टेटहुड कि हमको भी करेंट स्टेटहुड का मतलब क्या, मुझे खुद का स्टेट, मैं किसी का पार्ट बन के नहीं रहूंगा, मैं यूपी का पार्ट बन के नहीं रहूंगा, मुझे खुद का हरित प्रदेश बना के हमको एक स्टेट बनाइए, है। जैसे जैसे MP से निकला छत्तीसगढ़, है ना, तो छत्तीसगढ़ को पूरा स्टेटहुड दिया गया। जैसे कि बिहार से निकला झारखंड, है ना, तो झारखंड को स्टेटहुड दिया गया। तो उसी तरह से हरित प्रसाद बोल रहा था कि हमको भी यूपी से निकाल के हरित प्रसाद का ये दिया जाए, स्टेटस दिया जाए। विदर्भा महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र में है, तो ये भी डिमांड करती है कि हमको भी महाराष्ट्र से निकाल दिया जाए और हमको खुद का स्टेट दिया जाए। मारू प्रदेश, PYQ क्वेश्चन, ठीक है। मारू प्रदेश का डिमांड कहाँ से आया था, वेस्टर्न राजस्थान से। क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मारू प्रदेश है, ये मारू प्रदेश क्या बोलती है कि मुझे फुल स्टेटहुड का डिमांड दिया जाए, है ना। तो कहाँ से ये डिमांड आया था, राजस्थान से। खालिस्तान, पंजाब, पंजाब वाले लोग बोलता है कि हमको खालिस्तान बना दो, है ना। गुजरात बोलता, गुजरात का एक इलाका है सौराष्ट्र, वो बोलता है कि हमको अलग से स्टेटहुड दिया जाए। आसाम बोलता है कि आसाम में एक है बोडोलैंड, तो ये अलग से मांगता है डिमांड। बुरखालैंड, बड़ोलैंड, कार्गो, रायसेलम, मिथाली, सौराष्ट्र, ये लोग सब डिमांड करता है कि मुझे अलग अलग स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ठीक है। ये करंट डिमांड है जो अभी बोला। लेकिन इंडियन स्टेट का फॉर्मेशन तुम्हारा 1949 में सबसे पहले राजस्थान को बनाया गया था, 30 मार्च 1949। लेकिन एनटीए जब क्वेश्चन पूछा था तो बिहार को ऊपर रखा था और राजस्थान को नीचे रखा था। इसमें वो बहुत गड़बड़ क्वेश्चन करता है। तुम जहां भी पढ़ो, कोई भी बुक में पढ़ो, तुमको यही बात मिलेगा कि राजस्थान बना है 1949 में, 30 मार्च 1949 में। मैं क्या बोली कि 1950 से पहले ABCD वाला था, है ना, ABCD चल रहा था, ABCD। 1950 के बाद ही तुम्हारा स्टेट बनना स्टार्ट हो गया। जैसे राजस्थान बना 1949 में, बिहार बना 1950 में, बिहार को स्टेटहुड कब मिला, 1950 में। असम को भी 1950 में, यूपी को भी 1950 में। 1950 में देख लो कौन कौन है, 1950 में बिहार है, असम है, यूपी है। 1956 में कौन कौन बना, सबसे पहले तो तुम्हें आंध्र प्रदेश बना, लैंग्वेज के बेस पर बना, पहला कोई स्टेट जो कि लैंग्विस्टिक बेस पे बना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो, कौन सा पहली ऐसी स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक बेस पे बनी है, लैंग्वेज के बेस पे बनी है, वो है आंध्र प्रदेश। कब बनी, 1 नवंबर 1956। MP कब बनी, वही 1 नवंबर 1956। तो देख लो भाई, मैं 2 ही लाई हूँ ना, और भी बहुत सारा बना, मैं ज्यादा नहीं लाई हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही बन लाई हूँ, ठीक ना। MP और आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर 1960s में देखो 1960s में क्या होता है, महाराष्ट्र और गुजरात, मुंबई को 2 पार्ट में बांटा जाता है, मुंबई को 2 पार्ट में बांटा जाता है। किसके बांटा जाता है, गुजराती, महाराष्ट्र स्पीकिंग और गुजराती स्पीकिंग दोनों को। ये जो महाराष्ट्र और गुजरात का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, लैंग्वेज को लेकर ही यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, ठीक है ना। लैंग्वेज को लेकर ही लड़ाई हो रही थी, इसलिए यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया भाई, क्योंकि महाराष्ट्र स्पीकिंग और गुजराती स्पीकिंग, इसलिए लड़ाई हो रहा था। इसलिए 1960 में मुंबई को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक को बोला गया महाराष्ट्र, एक को बोला गया गुजरात। PYQ क्वेश्चन तुमने देखी होगी। नागालैंड, PYQ 1963 में। हरियाणा हरियाणा और पंजाब हरियाणा और पंजाब को भी लैंग्वेज को लेकर ही बांटा गया था, ठीक है ना। 1956 में ही दोनों को बांट दिया गया है, लैंग्वेज को लेकर होता, हरियाणी और पंजाबी लैंग्वेज को लेकर। 1971 में जो आया था वो तुम्हारा क्या था, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम लोग ये माइंड में रखो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1971, ठीक है। उसके बाद बोला मणिपुर 1972, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987,
अच्छा 1987 में 3 स्टेट बनी ना, गोवा और तुम्हारा अच्छा ये सब इंडिविजुअल क्वेश्चन आई हुए। गोवा ऐसे आया हुआ है कि गोवा कब बना। तब ये अगर तुमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व की होगी डीपली, ये क्वेश्चन आया हुआ है गोवा कब बना। गोवा, हाँ, गोवा का फॉर्मेशन डेट क्या है या स्टेटहुड वाला डेट क्या है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1980 सॉरी 1987। और सिक्किम का भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि सिक्किम कब बना, तो 1975, ठीक है। 1975 कोई दो राह नहीं होना चाहिए, याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। हाँ 1987 याद रखना। गोवा बनी थी 1987 और तुम्हारा अरुणाचल सिक्किम बनी थी 1975। और उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ कि बिहार से निकला, सॉरी यूपी से निकला उत्तराखंड 2000 में। 2000 में समझना है, 2000 में 3 स्टेट बना, 3 स्टेट, 1 2 3, 3 स्टेट को क्या दिया गया, स्टेटहुड दिया गया। क्या दिया गया भाई, स्टेटहुड, स्टेटहुड दिया गया। तो वो 3 स्टेट का नाम क्या है, एक तुम्हारा था उत्तराखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, ठीक है। उत्तराखंड जो है यूपी से निकली है, छत्तीसगढ़ जो है ये तुम्हारा एमपी से निकली है, झारखंड जो है बिहार से निकली है, ठीक है। लास्ट जो स्टेट बनी है तेलंगाना 2014 में बनी है, ठीक है ना। लास्ट में तेलंगाना बनी है 2014 में, ठीक है। और मैं तुम लोगों को ये डेट याद कराऊंगी क्योंकि ये एग्जाम में आती है और ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बार ये पढ़ लो, उसके बाद मैं जा रही हूँ, ठीक है। लैंग्वेज के बेस पर कौन कौन सा स्टेट को बनाया गया है, तो हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। हरियाणा के साथ कौन बना था, तो पंजाब, तो पंजाबी लैंग्वेज के बेस पर ही बना है। हरियाणा, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी आए तो वो भी हो जाएगा, है ना। मतलब मैं पूरा लिख दे रही हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले तो तुम्हारा आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट, फर्स्ट स्टेट जो कि लैंग्वेज के बेस पे बनी है ना, लिंग्विस्टिक बेस पे बनी है, ये लैंग्वेज बोलो जो भी, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश से हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात लैंग्वेज के बेस पे बनी है। फिर उसके बाद तुम्हारा पंजाब और हरियाणा, लैंग्वेज के बेस पे बनी है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सा स्टेट जो है लैंग्वेज के बेस पे बनी है। तो हरियाणा से निकली थी पंजाब, है ना, तो दोनों आएगा। आंध्र प्रदेश अकेला बनी थी, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र से निकली थी गुजरात, तो गुजरात भी आ जाएगी लैंग्वेज के बेस पे। बाकी सब अलग अलग के रीजन से बनी थी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बोलो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ। एक सेकंड रुक जाओ। ये फोटो कहाँ से मिला लक्ष्मी तुमको? हाँ, आशीष सर छोड़े थे कहाँ पर? ओह इंस्टा में। ओ हाँ, ये उसी टाइम सर ही किए थे। हम लोग पहले फोटो नहीं ना खिंचाते थे, सर बोलते थे कि तुम लोग फोटो क्यों नहीं खिंचाती, तो हम लोग बोलते सर हम लोग का फोटो आप लोग फेसबुक पे डाल दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे डाल दीजिएगा तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सर बोलते थे नहीं नहीं डालेंगे, तो हम लोगों का फोटो नहीं डाला हुआ है। लेकिन नहीं, मेरा फोटो तुमको नहीं मिलेगा, हम लोग का मतलब ग्रुप में जितना हम लोग हैं जिस ग्रुप में, फेसबुक पे नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब फोटो खिंचाते थे ना, तो हम लोग सर लोग को मना कर देते कि सर हम लोग जिस फोटो में रहेंगे ना, फेसबुक पे मत डालिए, घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना।
मेरे घर में मेरे भाईजान बहुत स्ट्रिक है ये सब मामला में, छोड़े, नाम ही कटा देते उस टाइम तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक थे, अभी तो बहुत ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओ तुम सर के फेसबुक पे हो? फेसबुक पे नहीं, इंस्टा पर। इंस्टाग्राम पे हो? फेसबुक मेरा नहीं है। ओ सर के इंस्टाग्राम पे तुम हो? ओ हाँ। मैं नहीं हूँ। मैं कोई भी सर से अभी मेरा उतना मतलब है, थोड़ा बहुत कभी ऐसे हाल चाल तो, बट इंस्टाग्राम पे मैं किसी के साथ मतलब कोई भी सर वगैरह से नहीं। मेरी फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड से ही अभी, खाली एक ही मेरी फ्रेंड है जिससे बहुत बातचीत चलता है, टीना। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मेरी सिस्टर है, ठीक है। बट उसके बाद अगर कोई बेस्ट आएगी तो टीना आएगी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। इतनी अच्छी ना, मेरी पहली ऐसी कोई फ्रेंड है जो मेरे से कभी जली नहीं, मतलब फ्रेंड में होता है जेलेसी, बट वो इतनी अच्छी थी ना, और मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। बहुत अच्छी थी टीना, मतलब अभी भी है। तो हम उससे रखते हैं, और एक मेरे क्लास का लड़का है फ्रेंड अनिमेश, तो उससे हम लोग बातचीत करते, तो उससे तो वो मतलब बहुत हंसी लगाता था उससे, क्योंकि ना उसका भी स्टोरी बताते हैं थोड़ा सा। चलो बोलना तो बच्चा। टाइम में कुछ नहीं था। नहीं, हम लोग के टाइम में बहुत था। हर थोड़ा दिन के बाद सुनो, ये हर थोड़ा के दिन के बाद कोई प्रोग्राम हो रहा, ठीक है, एक बात, हम लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट हो रहा था तो थोड़ा अच्छा। हर थोड़ा दिन बाद कभी सर का बर्थडे है, तो कभी कुणाल सर का बर्थडे है, तो कभी आशीष सर का बर्थडे है, सब सेलिब्रेशन भी हो रहा था, और उसे पूरा हंसी भी आता था, मतलब सब कोई एक्टिंग कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, बहुत मजा आता था। मतलब पढ़ाई कम होता था, मतलब माहौल बहुत अच्छा था। हम लोग, मेरे तो ये मुझे अच्छा लगता था वहाँ ज्यादा, अच्छा लगा। कैसे वो दिन पार हो गया, अच्छा ही था। हाँ, वैसे अपना कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा एंजॉय किए, मतलब जब ग्रेजुएशन भी थे तो बड़े अच्छे से एंजॉय किए। राजस्थान का डेट बताओ तो। 1949। बहुत अच्छा, तुम लोग जल्दी जल्दी बताते जाना, ठीक है। महाराष्ट्र एंड गुजरात का डेट बताओ। 1960। 1966, याद करो दोनों का, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। गोवा का डेट 1960, ओ सॉरी, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये तो हरियाणा और पंजाब का, सॉरी, बात करने के चक्कर में आज लास्ट क्लास है, ये खत्म होने वाली है, इसलिए मैं इतना बात कर ली, तो उतना दिन सीरियस क्लास की। मुझे बताओ नागालैंड का डेट क्या है? ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, खत्म हो जाएगा यूनिट टेस्ट। 1963। हाँ, अगर याद किसी को नहीं तो याद करो, सुषमा तुम नहीं बोल रही हो, यानी तुमको याद नहीं है। नागालैंड 1963 की है। बीच बीच का याद नहीं। हाँ, याद करो, नागालैंड 1963, महाराष्ट्र एंड गुजरात तुम्हारा 1960, और उसके बाद हरियाणा एंड पंजाब। और अंजलि भी नहीं बोल रही है, अंजलि तुम भी बोलो। हरियाणा का 1961। हरियाणा नहीं, 66। 1956, हाँ बिल्कुल। और अंजलि तुम भी बोलो, मैं बार बार बोल रही तुमको। गोवा का बताओ। 1987। सिक्किम का बताओ। हाँ, सिक्किम का बताओ। 1975, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोली तुम लोग। उसके बाद मुझे बताओ, बिहार का बताओ। बिहार 1950। एमपी का बताओ। 1950। मध्य प्रदेश, हाँ सही बोली। 1956। 1956, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, मणिपुर बताओ। 1972। 1972। और अरुणाचल प्रदेश का बताओ। 1971। नहीं, नहीं, वो हिमाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश है ना, वो 87 में आ जाएगा गोवा के साथ। 1987, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ कि यूके यानी उत्तराखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, 2000। और उसके बाद तुम्हारा ये झारखंड, 2000। ये तीनों झारखंड 2000। तीनों आ जाएगा तुम्हारा 2000 में, ठीक है। तेलंगाना का डेट बताओ। 2014। 2014। बहुत अच्छा। हरियाणा पर हिमाचल प्रदेश बताइए, हिमाचल प्रदेश बताओ। 1971। हाँ, सारा ही याद हो गया तुम लोगों को, ठीक है ना। लैंग्वेज के बेस पर कौन कौन सा स्टेट को क्रिएशन किया गया बताओ। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, जेपी का डेट बताओ। जे 1948। इसका फुल फॉर्म बताओ। हाँ सही बोली। जेपी का डेट बता दो।
Vallabhbhai Patel और प्रतिभा सरैया। धार कमीशन का दूसरा नाम बताओ। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। फजल अली जो फजल अली तुम्हारा कमीशन है यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, डेट बता दो। 1953 में आया, 1956 में रिपोर्ट सब 1953 में आया। चेयरमैन का नाम बताओ। दो मेंबर का नाम है पानी कक्कड़ और खुंजरू, ऐसे याद कर। पानीकड़, हाँ पानीकड़ और कुंजरू, ठीक है। हो गया, ठीक है। और कोई ऐसा बात नहीं, आनंद साहब रेजोल्यूशन पढ़ाती हूँ, ठीक है। आनंद साहब रेजोल्यूशन जो आया उसका डेट है 1973, ठीक है। क्या हुआ 1967 में तुम्हारा इलेक्शन होता है, पंजाब असेंबली इलेक्शन। ड्यूरिंग दिस इलेक्शन अकाली दल राइज द डिमांड फॉर द ग्रेट ऑटोनॉमी ऑफ द पंजाब एंड द स्पेशल स्टेटस ऑफ द सिख। 1967 में तुम्हारा पंजाब असेंबली इलेक्शन होता है, तो अकाली दल जो थे इलेक्शन ड्यूरिंग द इलेक्शन वो डिमांड करते हैं कि पंजाब को ऑटोनॉमी दिया जाए, ग्रेटर ऑटोनॉमी दिया जाए, ठीक है। यानी पंजाब को सिख के लिए स्पेशल स्टेटस दिया जाए। समवॉट पैरेललिंग ऑटोनोमस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 क्या है मुझे बताओ तो तुम लोग। आर्टिकल 370 कश्मीर के लिए था कि वहाँ का जमीन जो है कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन 370 को हटाया जा रहा था, तो इसलिए वहाँ इतना नहीं, मुझे नहीं समझ में आया लेकिन मैं बताती हूँ। आर्टिकल 370 बोलता है, अब तो हट गया लेकिन मैं बता रही हूँ, ग्रांट देता है किसको, स्पेशल ऑटोनोमस देता है स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस देता है किसको देता है भाई, जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। आपका खुद का फ्लैग होगा, आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना। लेकिन ये आर्टिकल 370 जो है इसको अगस्त 2019 में हटा दिया गया, ठीक है, याद रखना। ये जो आर्टिकल 370 ये कश्मीर को स्पेशल पावर देता था कि आपके स्टेट में कोई अलाउ नहीं होगा कि कोई दूसरा आके इंडस्ट्री लगा सके, है ना, या कोई दूसरा आके, आपका खुद का फ्लैग होगा, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये आपको स्पेशल स्टेटस दिया गया। यही वाला स्टेटस जो दिया गया था ना, यही स्टेटस तुम्हारा पंजाब भी मांग रहा था। पंजाब भी बोल रहे थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के थ्रू स्पेशल स्टेटस दिया गया है ना, वही स्पेशल स्टेटस हमें भी दीजिए, देना पड़ेगा, ठीक है। जो कश्मीर को आपने दिया है यूनिक, है ना, यूनिक के स्टेटस, वो स्टेटस हमें भी दिए। हमारा भी खुद का सेपरेट फ्लैग होगा, हमारा भी खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारा भी इंटरनल मामला में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकेगा जिस तरह कश्मीर में नहीं कर पाएगा। मैं मेरी सिस्टर जो है तो उसकी जो ननद है वो मतलब सिस्टर इन लॉ, वो कश्मीर में ही शादी हुआ है। और मेरे भाईजान का भी कुछ दिन तक कश्मीर में, वो भी तो मेडिसिन फैक्ट्री में जॉब करते हैं ना, तो उनका कुछ दिन तक वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था तो वो गए थे। तो वो तो उतना नहीं बता रहे थे, लेकिन मेरी बहन की सिस्टर बता रही थी कि कश्मीर में पहले जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था ना, तो वहाँ पे कोई भी लड़की जाके दूसरा स्टेट किससे शादी नहीं कर सकती है, या कोई लड़का दूसरा स्टेट से लाके शादी नहीं कर सकता है। बस वही, जैसे मैं रहती हूँ रेल पार में, तो रेल पार का ही लड़का से शादी करना है। जैसे अगर मेरा भी शादी होता है तो मैं दिल्ली में भी शादी कर सकती हूँ, मैं एमपी में भी कर सकती हूँ, मैं कहीं पर भी कर सकती हूँ, मुझे पूरा भाव है। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं था, तुमको वहीं की लड़की से शादी करनी। बहुत स्ट्रिक्ट रूल था उस हाँ, टाइम पे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। जब तक 370 था। हाँ, और इस पे उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हुआ करता था, तो यही बोल रहा था कि यही आर्टिकल हमको भी दिया जाए, खुद का फ्लैग होगा, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अकाली दल ने ये डिमांड किया था। अकाली दल वेरी एम्फेसिस कि हमको फेडरल स्ट्रक्चर, मेरा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, वो रिस्ट्रक्चर को फिर से रिस्ट्रक्चर करे और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक रिजोल्यूशन बनाया जिसका नाम था आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। ये सब ना भी याद करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आनंद साहिब रिजोल्यूशन का डेट याद करो। कौन इसके लीडर मेन थे, श्रीमन अकाली दल, ठीक ना। इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन अक्टूबर 1973 में। ये किन्होंने किया था,
वर्किंग कमेटी के सरमनी अकाली दल जो है उन्होंने ही वो लोग ही आनंद साहब से मिलते हैं और आनंद साहब से मिलकर जब ये लोग सरमनी अकाली दल मिलते हैं आनंद साहब से, तब से इस रेजोल्यूशन का नाम रखा गया आनंद साहब रेजोल्यूशन। और इस रेजोल्यूशन में ही यही बोला गया था, ये रेजोल्यूशन बोलती है कि हम लोगों को ग्रेट पावर दिया जाए पंजाब को। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर जो है ना, सिकिंग दैट द सेंट्रल हैंडल, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना वो सेंट्रल हैंडल करती है। डिफेंसिव सेंटर, फॉरेन अफेयरशिप सेंटर, कम्युनिकेशन करेंसी, सबको कौन हैंडल करता है? सेंटर करता है, ठीक है। जबकि आपको हम लोगों को भी पावर देना पड़ेगा, जबकि ऑल अदर पावर जो है वो स्टेट के पास है, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि नहीं, अब पंजाब का भी पावर को बढ़ाया जाए, पंजाब को भी ग्रेट ऑटोनोमी दी जाए। किसमें बोला गया था? आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को इसमें कंफ्यूजिंग है? यूनिट 8 कंप्लीट हुआ, कोई ऐसा टॉपिक जो लगे कि हाँ छूट गया है तुम लोगों का यूनिट 1 में, जो कोई ऐसा माइंड में तो बताओ। तो बाकी तो मैं सब करवा चुकी हूँ, कोई ऐसा है नहीं। कोई ऐसा टॉपिक जो तुम लोगों का माइंड में है और वो कराना चाहिए मुझे? वो सब दीदी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसी में आता है ना। कराए तो सुषमा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वगैरह, ये लक्ष्मी वो वाला जो तुम्हारा था, रजनी कोठारी, हाँ, तो उसमें से तुम्हारा अच्छा वही है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्यों पढ़े होगी? उसको सुनो, बोलते हैं। उसमें का थिंकर पढ़ा दी मैं, जो एग्जाम में आता वो ग्लोबलाइजेशन मेरे ख्याल से बचा हो, वो मैं यूनिट 1 में भी करा हाँ, सकती हूँ। ग्लोबलाइजेशन ये तो बचा है। यूनिट 1 में भी आता है, ये यूनिट 1 में भी आता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ कराओ चाहे वहाँ कराओ, वो तो करा दूंगी। ये बात सुनो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है ना, वो तो तुम्हारा उसी में आ गया ना, तुम्हारा रजनी कोठारी वाला चैप्टर वगैरह में, ठीक है। तो वो तुम्हारा मैं उसका हाँ, वो मैं डिफिनेशन नहीं कराई, मैं डायरेक्ट थिंकर ला दी। जैसे तुम्हारा रजनी कोठारी, मैरून विनर, उसके बाद मॉरिस जॉन, योगेंद्र यादव, प्रणब कुमार वर्धन, इन लोगों का मैं करा दी। इंपॉर्टेंट कराई हूँ, पूरा नहीं कराई हूँ, और भी बहुत सारे थिंकर है, ठीक है। पहले मैं इंपॉर्टेंट करा देती हूँ, उसके बाद मुझे लगेगा तो मैं उन लोगों को एमसीक्यू को, मैं अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ तो मैं वहां से भी कराऊंगी। पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दी हूँ, तुम लोगों को बर्डन ना हो। उसके अलावा अगर कोई ऐसा माइंड में तो मुझे बता दो। यूनिट 1 इसलिए छोटा हुआ मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी वगैरह में तुम लोगों को, ये यूनिट 8 है ना। सॉरी हाँ यूनिट 8 है। यूनिट 8 इसलिए छोटा लग रहा है ना क्योंकि मैं तुम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए तुम लोगों हाँ, को छोटा लग रहा। अभी तुम लोग ये पढ़ती तो बड़ा लगता। बाकी इसलिए तुम लोगों को छोटा लग रहा है क्योंकि मैं एक दिन में इतना सारा मतलब टॉपिक